मेमोरी लॉस एंड बेबी रागी। सियाज अपार्टमेंट। आयांश रागी को जी भर के परेशान करने के बाद वहां से जा चुका था। सिया भी रेडी होकर अपने ऑफिस इंटरव्यू के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते कदम अचानक से एक मैसेज ट्यून से रुक जाते हैं। सिया जल्दी से अपना फ़ोन निकाल देखती हैं तो उसे एक मेल आया हुआ था। सिया उस मेल को चेक करती हैं तो उसका थोड़ा नॉर्मल फेस पूरी तरह से उतर जाता है। सिया एक ठंडी और ब्रोकन ब्रेक आउट करते हुए बोली, आजकल मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। और फिर सिया एक नज़र और उस मेल पर डालती हैं और वहाँ कुछ सेकंड सोचते हुए बाहर निकल जाती हैं। कुछ देर बाद इसकी टैक्सी पब के बाहर आकर रुकती हैं। सिया टैक्सी वाले को पे कर उस पब के सामने खड़ी होकर उसे देखते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ा या महंगा पब नहीं था। ये एक नॉर्मल सा पब था जहाँ कोई भी इंसान आराम से आ जा सकता था। सिया एक बार फिर से कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए छोड़ती हैं और पब के अंदर एंटर करती हैं। इधर आयांश, जो कि आर्यन कॉर्पोरेशन में बैठा अपना काम कर रहा था, उसकी नाराज अपने हाथ में बंधे एक स्मार्ट वॉच पर टिकी हुई थी। आयांश अपनी वॉच में कुछ देख रहा था और उसे देखते हुए ही उसके फेस एक्सप्रेशन काफ़ी डेडली और एरोगेंट नाराज आ रहे थे। वही सिया जैसे ही पब में आती हैं, वहाँ मौजूद कई सारे लड़के उसे देख हैरान रह जाते हैं। एक लड़का सिया को देख अपने लिप्स को बाइट करते हुए कन्फ्यूजन से बोला, अबे यार ये यहाँ कैसे। सिया अपनी खाली निगाहों से चारों तरफ देखते हुए जाकर सबसे लास्ट की कॉर्नर सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। उसके कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, वो बस वहाँ जाकर लोगों को ज़िंदगी जीते हुए देख रही थी और सोच रही थी क्यों आखिर उसकी लाइफ इन सब लोगों की तरह नहीं है, क्यों उसे ही जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर बाद में एक अच्छा सा लेसनेबल रिलेशनशिप कर सबकी नज़रों में गिर जाना पड़ता है। सिया शांत बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी वहाँ एक लड़का आते हुए बोला, हे मिस ब्यूटीफुल बेब, आई एम जीव, मैं काफ़ी देर से देख रहा था आप अकेले बैठी काफ़ी सैड लग रही थी। एनी प्रॉब्लम, अगर आप चाहें तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। सिया उस लड़के को देखती हैं, फिर उसे सडनली आयांश की याद आ जाती है, जिसे याद कर सिया उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछती है, आर यू श्योर। सिया के इस क्वेश्चन पर वो लड़का सिया को काफ़ी हैरानी से देखता है। उसे समझ नहीं आया कि सिया उससे ऐसा क्यों पूछ रही हैं। दूसरी तरफ वैदिक अभी अभी सोकर उठा था और ब्रेकफास्ट की जगह लंच कर रहा था, और श्रेया इस वक्त रागी के साथ उसके रूम में बैठी उससे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसका दिल मास्टर वी पर आ गया है, जिसे पूरी दुनिया गे के नाम से जानती हैं। लेकिन ये रागी नहीं जानती थी कि वैदिक गे हैं। उसे तो खुद आद्विक की हरकतें समझ नहीं आती थी, और इतना रागी के पास दिमाग था नहीं को वो किसी और पर खर्च कर सके। लेकिन श्रेया को पता नहीं क्यों अपनी दिल की धड़कनें इतनी बड़ी हुई थी, फील हो रही थी जैसे वो रागी को नहीं वैदिक के सामने बैठी हो और वैदिक को बताने वाली हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी। श्रेया रागी के हेड मसाज दे रही थी क्योंकि डॉक्टर्स ने रागी को अभी हेड मसाज के लिए कहा था। रागी बैठी आद्विक के बारे में सोच रही थी और श्रेया रागी को बताने के बारे में। उधर डॉक्टर्स आद्विक के स्टडी रूम में एक लाइन से उसके सामने खड़े थे। सबके हाथ में एक एक फाइल्स थीं। एक सीनियर मेल सर्जन डॉक्टर आद्विक को देखते हुए बोला, किंग, आई थॉट क्वीन की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही हैं, हमें भी नहीं पता कि कब उन्हें क्या हो जाए, तो हम अभी उनकी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करना होगा। तभी एक फीमेल डॉक्टर बोली, यस, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुआ तो शायद क्वीन की मेमोरी भी इफेक्ट हो सकती है और वो सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगेगी। उन फीमेल डॉक्टर के चुप होते ही एक और हेल्पर डॉक्टर बोले, हम जैसा किंग आपने बताया क्वीन को बॉडी वीकनेस आ रही है, वो अपनी बॉडी मूव करने में खुद को फील नहीं कर पा रही, ये सब काफ़ी सीरियस होते जा रहा है, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो शायद क्वीन की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। आद्विक चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में एक चीज़ें नहीं थीं, उसके दिमाग ये सब बातें घूम रही थीं। अभी दक्ष और ओम प्रकाश शेखावत जो शांत तो बैठे थे, पर कब क्या कर दे कुछ पता नहीं रही, जो खुद अपनी ही बहन का खून पी जाना चाहती थी, वो कब कहाँ से रागी को होम कर दे ये भी आद्विक को नहीं पता था। और इसके साथ आद्विक उन्हें ढूंढ रहा था, जो उसे दक्ष और ओम प्रकाश शेखावत को हमेशा के लिए ख़त्म करने में मदद कर सकते थे। लेकिन जैसे सब कुछ फंसा हुआ था एक साथ, इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। आद्विक एक गहरी सांस भरकर अपने डार्क और बेदर्द चेहरे के साथ बेहद ठंडी आवाज़ में कहता है, हम आप सबके पास वक्त हैं, इसलिए सब कुछ हो जाना चाहिए, वरना मिसेज आर्यन को कुछ भी हुआ तो आप सबकी सांसें रुक जाएगी। आद्विक, जो कि सीधा सीधा धमकियां दिया करता था, वो इस वक्त भी रागी के लिए इतना पजेसिव हो चुका था। उसने आउट ऑफ कंट्री से उन सभी डॉक्टर्स को बैड विल में ला रखा था। उसे बस रागी सेफ चाहिए थी। तभी वहाँ वैदिक आता है। वैदिक के आते ही आद्विक उन सभी डॉक्टर्स को वहाँ से जाने की इज्जत देता है। कुछ पता चला? वैदिक सिगरेट के स्टिक को अपने होठों के बीच दबाते हुए अपनी ठंडी बेरहम आवाज़ में पूछता है। वैदिक आद्विक को देख अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाल तनकर खड़ा होते हुए बोला, नहीं, उनकी कोई आइडेंटिटी पूरी तरह से गायब है, कहीं भी सर्च करने पर उन्हें डेट बताया जा रहा है।
आद्विक बस सिगरेट के कश खींचते हुए बोला। और सबकी डेट्स? वैदिक इस बार भी वही रौब के साथ बोला। सेम। अब आगे आद्विक कुछ नहीं पूछता, वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वैदिक अपने हार्ड वॉइस टोन में बोला, ऐसा भी तो हो सकता है वो सच में जिंदा ना हो। आद्विक कुछ नहीं कहता, जिसे देख वैदिक एक पेशेंसिव ब्रेथ लेते हुए बोला, आद्विक मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आद्विक इमोशनलेस फेस के साथ बोला, वो लड़की प्लीज उसे यहाँ से निकलो। पहले तो वैदिक काफ़ी हेजिटेट फील करता है बोलने में, लेकिन फिर श्रेया की हरकतों को याद कर वो चिढ़ते हुए आद्विक से कह ही देता है। आद्विक वैदिक की बात सुन अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए उसे देख बोला, कौन सी लड़की? वही जो रागी की ट्रेनर है। उसे यहाँ से निकालो। मैं आज ही किसी अच्छी ट्रेनर को हायर करता हूँ, बट मैं उसे यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स इट, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? आद्विक बेहद खतरनाक अंदाज में अपनी ठंडी आवाज़ को निकालते हुए बोला। उसकी येलो लॉयन आइज शाइन कर रही थीं और वैदिक को घूर के देख रही थीं। वैदिक आद्विक की बात सुन बोला, यू नो वेरी वेल तुम किंग हो और तुमने हमें इतना भी राइट नहीं दिया कि तुम्हारे आगे कुछ कह सकें। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस लड़की को यहाँ से निकालो। आद्विक वैदिक की बात खत्म होते बोला, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? वैदिक हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ वैदिक को गुस्से में देखते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोला, क्योंकि एंग्री बर्ड उसके साथ खुश हैं। आद्विक जो इतना पजेसिव इंसान था, जो खुद रागी के ऊपर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो इस वक्त सिर्फ रागी के कंडीशन की वजह से शांत बैठा हुआ था। लेकिन तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा हूँ। वैदिक इरिटेट होते हुए इरिटेटिंग वॉइस में बोला। आद्विक एरोजेंटली वैदिक को बिना देखे बोला, बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ से गए तो यू विल। वैदिक का अब दिमाग खराब हो चुका था। सच में वो श्रेया का खून कर देना चाहता था, जिसे उसे इतना इरिटेट करके रख दिया था। आद्विक वैदिक को वार्निंग देते हुए तिखी टोन में वहाँ से जाते हुए बोला, वो लड़की जाने वाली थी लेकिन अब नहीं जाएगी। इट्स माई फाइनल डिसीजन। ये बोल आद्विक वहाँ से निकल जाता है। वही वैदिक उसकी बात सुन गुर्राते हुए उसे देख सोचता है, मतलब क्या था इसका? गोवा में दक्ष पूरी तरह से पागल हो चुका था। ना उसे रागी मिली और ना ही राही, दोनों ही उसकी हाथ से जा चुकी थी। और इन सब के बीच ओम प्रकाश शेखावत अपना अलग जाल बिछा रहे थे, जिसकी खबर सिर्फ ओम प्रकाश शेखावत के परछाई को ही थी। और कामिनी शेखावत अपने बेटे की ऐसी हालात देख अब राही को सच में खत्म कर देना चाहती थी। दक्ष जिसके पास सारी पावर थी, वो भी राही को ढूंढ नहीं पा रहा था। किसी को पता नहीं था कि राही गई कहाँ। और अधिक मेहता, वो तो पहले ही सब कुछ हार चुका था। जिस पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए उसने अपने बाप को मार दिया, राही को ओम प्रकाश शेखावत को एक मोहरे के लिए दे दिया। वो सब कुछ आद्विक ने उससे छीन लिया था। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी जिसके लिए राही को सभी पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि राही के अलावा वो काम रागी कर सकती थी, लेकिन रागी आद्विक के पास थी। और अगर दक्ष ने रागी के साथ वो सब ना किया होता तो शायद दक्ष रागी को अपने बातों के जाल में फंसाकर भी ला सकता था। लेकिन उसके खुद सब कुछ खराब कर दिया था, और इसका ब्लेम वो किसी पर नहीं डाल सकता था। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। आद्विक को रागी के काफ़ी अटैचमेंट हो चुकी थी। वो पहले सिर्फ ऑब्सेस था रागी के लिए, लेकिन बीतते दिनों के साथ आद्विक रागी के लिए टॉक्सिक और पजेसिव भी हो चुका था। नहीं, शायद एक तरह से ये पजेसिवनेस बोलना गलत होगा, बल्कि आद्विक ओवर पजेसिव हो चुका था, जो रागी को इन कुछ दिनों में ज़मीन पर पैर तक नहीं रखने देता था। और अब तो श्रेया को भी उसने बस फोकट में खाने और वैदिक को अपने जाल में फंसाने के लिए छोड़ दिया था। आद्विक खुद ही रागी की छोटी सी छोटी चीज़ें किया करता, खुद उसकी थेरेपी किया करता और टाइम टू टाइम मेडिसिन्स दिया करता था। और आद्विक की इन्हीं सब केयर और प्यार की वजह से रागी, जो पहले ही ज़्यादा शार्प नहीं थी पर हाँ इतनी थी कि मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो उसके आगे और भी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट बन चुकी थी। एक तरह से कहे तो रागी एक बच्ची बन चुकी। और आद्विक को इसी बच्ची से इतना लगाव हो चुका था कि अब वो रागी के ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं आयांश अपने वक्त, अपने नेचर, अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल जुदा एक मजनू बन चुका था, जो अब आद्विक के विला में बस काम के लिए आता, वरना सिया के अपार्टमेंट में ही उसका हर काम होने लगा था। और सिया बेचारी बस उससे इरिटेट फ्रस्ट्रेट रहती थी। उसे आयांश बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपने आस पर आयांश को ही देखा करती थी। और श्रेया वैदिक के गुस्से को सहते सहते श्रेया का पेशेंस जवाब देने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि आयांश उससे झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि जितना उसने वैदिक के साथ उसे मेल्ट करने की कोशिश की, वो फेल ही रही थी। और ये चीज़ अब श्रेया को कमज़ोर कर रही थी। 1 मंथ लेटर, 1 महीने पूरे हो चुके थे। धीरे धीरे आद्विक रागी की बच्चों जैसी केयर करने लगा था, और रागी भी उसकी केयर को कुछ ज़्यादा ही मज़े से एंजॉय करती थी, जैसे वो सच में एक बच्ची हो। सुबह के 10 बजे रागी की आंख खुलती हैं। रागी एक रियल क्वीन की तरह अपने फेस पर क्यूटनेस और स्माइल लिए बेहद अदा के साथ अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठती हैं, और फिर अपनी प्यारी सी एलिगेंट स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल बालकनी की साइड देखती हैं, जहां से उसे टाइम का पता चलता है।
रागी एक लेजी ब्रेथ के साथ अपनी नज़रें पूरे रूम में दौड़ती हैं और फिर खुद के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर बेड से नीचे उतरते हुए अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाते हुए रूम से बाहर निकलती है। रागी को फिर से बॉडी पेन होने लगा था, और अभी जब वो जुड़ा बना रही थी तब उसके हाथों में उसके ढेर सारे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर रागी हैरान हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। रागी भागकर आद्विक के स्टडी रूम में जाती हैं, लेकिन वहाँ आद्विक नहीं था। वो वहाँ से सीधा भागते हुए नीचे आती हैं और रोते हुए आद्विक को आवाज़ लगाने लगती हैं। डेविल, डेविल कहाँ हो आप डेविल? रागी रोते हुए चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन श्रेया अपने रूम से भागकर बाहर आती है। जोया भी, जो किचन में काम कर रही थी, वो भी भागकर किचन से बाहर आती हैं। जोया तो रागी को ऐसे चिल्लाता और रोता हुआ सुन बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि आजकल जैसे आद्विक रागी के केयर करता और रागी भी जैसे बच्चों की तरह बिहेव करने लगी थी, वो सब बहुत अलग था पहले के कंपैरिजन में। और अब तो आद्विक रागी को ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो कोई मोम की डॉल हो। क्या हुआ क्यों ब्रो, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया परेशान होते हुए रागी के पास आकर उससे पूछती हैं। रागी रोते हुए श्रेया से बोली, डेविल किंग कहाँ है? श्रेया सामने देख जोया से पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन जोया को भी नहीं पता था कि आद्विक कहाँ हैं, इसलिए जोया अपना सिर ना में हिला देती हैं। ये देख श्रेया रागी को शांत कराते हुए बोली, क्यों ब्रो, हुआ क्या बताओ तो सही, और किंग अभी नहीं है यहाँ पर तो तुम हमें बताओ। रागी अपना हाथ आगे कर रोते हुए बोली, ये देखो मेरे बाल कितनी निकल रहे हैं, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। बोलते हुए रागी और तेज रोने लगती हैं। श्रेया नहीं जानती थी कि रागी को ट्यूमर है, इनफैक्ट ये किसी को भी नहीं पता था। रागी की बात सुन श्रेया मुंह बनाकर अपना सिर पीट लेती हैं। रागी उसे रोते हुए ऐसे देख पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ? श्रेया रागी को देख लाचारी से मुंह बनाकर बोली, क्यों ब्रो, क्या तुम इसलिए अपने हाथों में रागी के बालों को लेते हुए किंग को ढूंढ रही हो? रागी भी रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। श्रेया जैसे ही रागी को हाँ करता देखती है, उसका मन अपना सिर फोड़ लेने का करता है। श्रेया चिढ़ते हुए परेशान आवाज़ में बोली, क्यों ब्रो, आर यू मैड? सीरियसली तुम ये किंग को दिखाने वाली थी? आदम तुम ऐसी क्यों हो गई हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। कितनी मैच्योर थी तुम, और अब तुम पूरी की पूरी जल्ली हो गई हो। श्रेया जो सच कह रही थी, वो रागी के बदलते नेचर को देख सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो आगे कहती हैं, यार रागी, सब डे बाय डे मैच्योर होते हैं और तुम बच्ची बनती जा रही हो। श्रेया की बात सुन रागी का रोना शांत हो गया था। वो अपनी आंसुओं से भीगी पलकों को झपकाते हुए श्रेया को घूर रही थी। तभी जोया, जो आजकल अपने दिमाग कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चलाने लगी थी, वो उन दोनों के पास आते हुए बोली, अरे मिस, आप नहीं जानती, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो कब होता है, अगर मैंने आप दोनों को बताया तो आप दोनों मुझे डांटने ना लग जाए। ये बोल जोया भूला सा मुंह बना लेती हैं। फिलहाल बैड विला, जिसमें हमेशा शमशान जैसा सन्नाटा पसरा रहता था, इन 1 महीनों में यहाँ इस बैड विला में 3 चुड़ैलें आ चुकी थीं, जिसने पूरे बैड विला का माहौल चेंज करके रख दिया था। रागी जोया की बात सुन जल्दी से बोली, नहीं मुझे बताओ, मुझे जानना है। श्रेया भी जोया को देखते हुए बोली, हाँ बताओ। तो जोया दोनों को अपनी पलकें झपकाकर थोड़ा घबराते हुए धीरे से बोली, पहले वादा करो बाद में मारोगे नहीं। रागी और श्रेया एक साथ बोली, पक्का। उनकी बात जोया कंफर्म करते हुए बोली, पक्का, आगे बोलो वरना। श्रेया जोया को धमकाते हुए बोली। तो जोया जल्दी से मुंह बना लेती हैं और फिर इधर उधर देखती हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं वहाँ आयांश या वैदिक तो नहीं। पूरी तरह से कॉन्फर्म होने के बाद जोया अपना गला साफ करते हुए किसी स्पाई की तरह बोली, ओह ओह, हाँ मम, जल्दी बोलो ना। रागी चिढ़ते हुए बोली, हाँ, वो क्या है, मैंने सुना है, मतलब जब मैं छोटी थी तब मेरी बाजी माँ बनने वाली थी, तब उनके बाल ऐसे ही झड़ा करते थे और वो ऐसे ही रोया करती थीं। जैसे ही जोया ये कहती हैं, रागी और श्रेया एक साथ चिल्लाती हैं, क्या कहा? उन दोनों के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ को सुन जोया डर जाती हैं। वो खुद को उन दोनों से दूर करते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था डांटना मत। श्रेया जल्दी से रागी को देखते हुए बोली, क्यों ब्रो? रागी श्रेया को अपनी आंखें बड़ी कर देख अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जोया झूठ बोल रही हैं। श्रेया या जोया आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ वैदिक डॉक्टर्स के साथ आ जाता है। वैदिक रागी को देख बोला, रागी तुम यहाँ बैठो, डॉक्टर्स तुम्हें चेक करने वाले हैं। रागी इसकी बात अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। वहीं श्रेया वैदिक को देखती हैं, जो उसे एक नज़र तक नहीं देख रहा था। वैदिक को ऐसे बिहेव करते देख अब श्रेया को सच में बहुत बुरा फील हो रहा था। उसने कितना कुछ किया था, लेकिन वैदिक ने हर बार उस पर गुस्सा करके उसे धमकियां दी थीं। पर हर बार श्रेया उम्मीद लगाकर वैदिक को परेशान किया करती, लेकिन अब वो सच में गिव अप कर चुकी थी। श्रेया एक डीप ब्रेथ लेकर छोड़ते हुए अपना सिर झुकाकर वहां से वापस अपने रूम में चली जाती हैं।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स भी रागी को एग्जामाइन कर वहाँ से निकल जाते हैं। रागी भी अपने रूम में जाकर फ्रेश होती हैं। जोया रागी का खाना उसके रूम में ही ले जाकर उसे सर्व करती हैं। दूसरी तरफ आर्यन कॉर्पोरेशन, आद्विक अभी भी किसी की तलाश कर रहा था, लेकिन शायद वो जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो इस दुनिया में था ही नहीं। आद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा की मेंटल हेल्थ के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि जब उसके डैड उसकी मॉम के साथ अपने घर आए थे तब ओम प्रकाश शेखावत वहाँ नहीं थे, और जब आद्विक के डैड को उसके दादाजी ने निकाल दिया था तब से ही उनकी कंडीशन खराब होने लगी थी। आद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पास था क्या, क्योंकि तब उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि उसे वो सब पता चल सके, और जब वो आज उन सभी बातों को जानना चाहता है तब उसके पास ऐसा कोई नहीं है जो उसे वो सारी चीज़ें बता सके। आद्विक सब चीज़ों को छोड़ अपने काम में बिजी हो जाता है। गोवा। दक्ष वापस गोवा से देहरादून जा रहा था। वो क्रूज की टेरेस पर खड़ा समुद्र की लहरों को देख रहा था और अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक को अपने गले से उतारे जा रहा था। दक्ष समुद्र की लहरों को उठता देख रागी की खूबसूरती को याद कर रहा था। आज पूरे 1 महीने 10 दिन हो चुके थे रागी को उसके पास आकर वापस चले गए हुए, और अब वो वापस रागी के पास ना जाकर देहरादून जा रहा था। उसने अधिक मेहता को राही को ढूंढने ले लिए आउट ऑफ कंट्री भेजा हुआ था, क्योंकि दक्ष जानता था राही बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो उस अपार्टमेंट से भागने के बाद उसके पास नहीं आई तो वो यहाँ इंडिया में भी नहीं रहने वाली थी। इसलिए दक्ष ने अधिक मेहता को राही के पास जाने के लिए भेज दिया था। बैडविल। पूरा दिन बोर होने के बाद रागी परेशान हो चुकी थी और श्रेया भी उसके नोटिस रेडी कर रही थी, तो वो पूरी तरह से अकेली पक चुकी थी। रागी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो बेड से उठकर सीधा रूम से बाहर भागती हैं और कुछ देर बाद वापस आती अपने रूम में आती हैं। रागी के हाथों में 2 छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर बॉक्स थे, जिन्हें रागी रूम के साइड टेबल पर रख चार्जिंग में लगाती हैं और भागकर किसी लिटिल बन्नी की तरह पूरे रूम्स के कर्टेन्स को लगाने लगती हैं। वहीं आद्विक अपने ऑफिस में बैठा रागी को ये सब करता हुआ अपने लैपटॉप में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इसकी लिटिल क्यूट एंग्री बर्ड अचानक से करने क्या लगी। आद्विक की नज़रें रागी के हर एक एक्शन पर टिकी हुई। रागी पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर सिर्फ डिम लाइट्स ऑन करती है और भागकर अपना फ़ोन उठाती हैं। रागी के कुछ ही मिनट्स में आद्विक के डार्क रूम को एक रोमांटिक लुक दे दिया था। आद्विक भी हैरान था, ये सब देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रागी करना क्या चाहती हैं। रागी ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर एक काफ़ी स्मूथ लिरिक्स वाला सॉन्ग प्ले करती हैं, जो ना ज़्यादा लाउड था, ना बोल्ड और ना ही हाई वॉल्यूम वाला, और फिर फ़ोन को साइड में रख अपने बालों को खोल डांस करना स्टार्ट करती हैं। रागी ने पहले ही एक ब्लैक कलर की थाई तक आने वाली स्ट्रिपी नाइटी पहनी हुई थी। रागी एक पब डांस कर रही थी और आद्विक रागी को ऐसे क्यूट हरकतें करता देख स्माइल कर रहा था। रागी को ऐसे खुश देख अब आद्विक को भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं रागी के साथ किया गया अपना बिहेव याद आने लगता था। रागी बेड से ब्लैंकेट उठाकर नीचे फेंकते हुए पागलों वाले डांस करने लगी थी, जो आद्विक को हंसने पर मजबूर कर रहे थे। तभी अचानक से आद्विक का फेस डार्क पड़ने लगता है। वो अपनी गुस्से से भरी आंखों से लैपटॉप स्क्रीन को घूरने लगता है। आद्विक अपने दांत पिसते हुए गुस्से में बोला, दम शिट। वहीं रागी ने पूरे रूम का हुलिया पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और डांस करते हुए रागी अपनी नाइटी की स्ट्रैप को अपने कंधे से सरकाते हुए नीचे गिरा रही थी, जिसे देखकर ही आद्विक का गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका था। रागी को अपनी दूसरी स्ट्रैप को कंधे से नीचे सरकाते हुए देख आद्विक अपनी मुठिया कस लेता है। उसे अपना गला कांटे की तरह सूखता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही रागी अपने दोनों स्ट्रीपी को शोल्डर्स से नीचे सरकती है, आद्विक अपने टेबल पर रखे पानी के ग्लास को जल्दी जल्दी पीने लगता है। आद्विक को ऐसे देखकर ही पता चल रहा था कि रागी को ऐसे देख आद्विक की क्या हालत हो रही थी। रागी खुद को अपनी पैर की उंगलियों पर राउंड रोल करते हुए अपनी नाइटी को पूरी तरह से खोलकर नीचे गिरा देती हैं, जिसे देख आद्विक की सांसें तेज हो जाती है। वो अपने गले को गीला करते हुए रागी को ऐसे सिर्फ अपने इनरवियर में देखते हुए सोचता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे टीज करने की। आद्विक जब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लैपटॉप को पटकते हुए बंद कर जल्दी से वॉशरूम की ओर तरफ निकल जाता है, और इधर रागी सब कुछ से अनजान ऐसे ही अपनी मस्ती में पागल हो चुकी थी। रात का वक्त। पूरा दिन खुद में छल कूद कर थक हार कर अब रागी लिविंग हॉल में काउच पर बैठी आद्विक का इंतजार कर रही थी। रागी काउच पर बैठी अपनी जॉ लाइन्स पर दोनों हाथों के सहारे फेस को टिकाए अपने गालों को फूला और पिचका रही थी। ऐसा करते हुए रागी काफ़ी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह। तभी अचानक उसके कानों में किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती हैं। कदमों की आहट सुन रागी जल्दी से अपनी नज़रें डोर की ओर करती हैं। जैसे ही रागी की नज़र सामने पड़ती हैं वो अपनी बड़ी बड़ी घनी पलकों को लगातार झपकाने लगती हैं। सामने से आद्विक अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए अंदर आ रहा था।
इस वक्त आद्विक का लुक इतना मेसी और अट्रैक्टिव था कि रागी उसे ऐसे देख अपने लिप्स पर अपनी टंग घुमाते हुए लिप्स बाइट करने लगती हैं। आद्विक के फेक पर इस वक्त एक भी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहे थे। वो टोटली ब्लैंक, जीरो इमोशंस के साथ नज़र आ रहे थे। ऊपर से उसका मूड भी थोड़ा बिगड़ा हुआ दिख रहा था। रागी आद्विक को देख जल्दी से खुद को संभालती हैं और एक बड़ी सी डीप स्माइल के साथ उसे देख बोली, डेविल आप सच में बुरे हो, आप इतना लेट क्यों हो गया, आपको पता भी है मेरे पेट में कितने सारे चूहे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कहते हुए रागी अपनी जगह से उठ अपने क्यूट से बेबी फेस पर बड़ी सी शाइनिंग स्माइल लिए आद्विक के पास आती हैं। आद्विक रागी को अपने पास देख उसकी पतली सॉफ्ट कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए बोला, तो तुमने डिनर क्यों नहीं किया? ये बोलते हुए आद्विक रागी के फहद से अपना सिर जोड़ते हुए उसकी नोज से अपनी नोज को रब करने लगता है। रागी इस वक्त आद्विक की बॉडी से बिल्कुल चिपकी हुई थी और आद्विक ने भी रागी की कमर को अपने दोनों हाथों से अच्छे से कैच किया हुआ था। आद्विक ने रागी को फिल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं और रागी अपनी पलकें झपकाते हुए अपने हाथों को जो कि आद्विक के सीने पर थे उसे ऊपर की तरह ले जाते हुए उसके गले में लपेट मून बनाते हुए बोली, कोई बहुत बुरे इंसान है जिसने मेरे को एडिक्टेड बना दिया है अपना। ओमम, तो वो बुरा इंसान दूर भी तो हो रहा था, पर तब तुमने ही उसे अपने करीब आने दिया, तो ये सज़ा हुई ना। आद्विक रागी के फोरहेड से अपना फोरहेड हटाते हुए उसकी सॉफ्ट नेक पर अपनी नोज को रब करते हुए स्निफ कर बोला। रागी अपनी गर्दन को शोल्डर से कसमसाते हुए हल्की सी स्माइल करने लगती हैं। रागी आद्विक को देखते हुए धीरे से अपनी तेज़ होती सांसों को संभाल बोली, हाँ, अगर आप मेरी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद। रागी इसकी आगे रागी अचानक से शांत हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी सहने लगी हैं। ये सहरन किसी सेड्यूसिंग वे की वजह से नहीं बल्कि किसी के डार्क डेंजरस वाइब की वजह से था। रागी अब डर से अपनी पलकें झपकाते हुए आद्विक को देखती हैं जो अब उसके फेस के सामने गुस्से से डार्क काले चेहरे को लिए उसे अपनी खतरनाक येलो लॉयन आई से घूर रहा था। रागी को अब डर लग रहा था। आद्विक ने जितना पैम्पर रागी को इन 1 महीने में किया था उतना ही उसके दिल में अपना खौफ भी बैठाया था। आद्विक रागी के दिल में अपने लिए हर एक चीज़ देखना चाहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने लिए रागी के अंदर डर देखना चाहता था। आद्विक को गुस्से में देख रागी अपना सिर झुका लेती हैं। रागी को ऐसे देख आद्विक रागी की कमर को हल्का प्रेस करते हुए बोला, पूरी करो अपनी बात एंग्री बर्ड। आद्विक की गुस्से से भरी सर्द आवाज़ को सुन रागी हल्का सा घबराते हुए सिसक कर बोली, अगर आप मेरी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करते तो सो वॉट एंग्री बर्ड। आद्विक अपने दांतों को भींचे कोल्ड वॉइस में बोला। अब रागी रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, मैं आपको अपना ड्रीम बॉय बनाती जिसको मैं हमेशा अपने ड्रीम्स में इमेजिन करती थी। लेकिन आद्विक अब लेकिन के आगे की बातें बिना कहे ही समझ चुका था। उसे सच में गिल्ट था कि उसने रागी के साथ जो कुछ भी किया वो सब एक लड़की के लिए बहुत बुरा था। लेकिन तब आद्विक भी गलत नहीं था। आद्विक को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि रागी ने उससे ये कहा कि वो उसका ड्रीम बॉय नहीं बन सकता, वो उसे अपना ड्रीम बॉय नहीं बनाना चाहती थी। ये आद्विक के गुस्से को भड़का चुकी थी। आद्विक रागी पर गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? हाँ, तुम्हारी हर एक चीज़, हर एक सोच तुमसे शुरू होकर मुझ पर ख़त्म होनी चाहिए। मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई भी मैटर नहीं करना चाहिए मेरे, अंडरस्टैंड। और फिर इसी के साथ आद्विक रागी को खुद से दूर कर वहाँ से जाने लगता है। आद्विक का गुस्सा देख रागी डर के मारे रोने लगी थी। वो जल्दी से भागकर आद्विक को पीछे से बैक हग करते हुए उसकी बैक में अपने फेस को छुपा रोते हुए बोली, डेविल। जैसे ही आद्विक रागी को खुद से ऐसे करीब आते देख आद्विक के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती हैं। वो शांति से अपनी जगह पर खड़ा रागी को रोते हुए सुन रहा था। अब बोलो भी। रागी आद्विक को ऐसे शांत स्टैचू की तरह खड़ा देख बोली। आद्विक झटके से रागी का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए अपने सामने कर अपनी बाहों में कैद कर लेता है। रागी भी कसकर आद्विक को हक कर लेती हैं और तेज़ तेज़ आवाज़ के साथ सिसकने लगती है। अचानक आद्विक को डॉक्टर्स की बात आती है कि अभी रागी को इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते। ये बात याद आते ही आद्विक जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और रागी के बालों को सहलाने लगता है। आइंदा से ज़बान संभाल कर चलना और दिमाग का यूज़ करना। आद्विक ने ये बात नॉर्मल टोन में और प्यार से कही थी, लेकिन उसके शब्दों में रागी के लिए धमकी साफ थी, जिसे सुन रागी रोते हुए सुबकी भर अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। कुछ देर बाद खुद को शांत करने के बाद रागी अपना फेस आद्विक के सीने में छुपाए धीरे से बोली, डेविल हु। आद्विक अपनी ठंडी भारी आवाज़ में बोला, गुस्सा हो? रागी मासूमियत से ये सवाल पूछकर कस के आद्विक को जकड़ लेती हैं, जैसे अगर आद्विक अब गुस्सा करेगा तो वो उसके अंदर ही घुस जाएगी। आद्विक रागी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, नहीं। रागी भी अपना फेस आद्विक के सीने ने धंसा देती हैं और अपने हाथों को आद्विक के गले में लपेट लेती है। आद्विक रागी को लेकर डाइनिंग हॉल में लेकर आता है और अपने साथ ही रागी को अपनी लैप पर लिए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सडनली रागी सुस्त हो चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। रागी आद्विक के वार्म आर्म्स में खुद को कवर करते हुए अपनी आंखें बंद कर बोली, डेविल मुझे भूख नहीं लगी, मुझे नहीं खाना। आद्विक रागी को ऐसे फिर से लाजी और वीक होता देख समझ जाता है कि ये उसके ट्यूमर का ही असर है जो उसे सडनली ऐसे अधमरी हालत में कर देता है। अभी भूख लगी थी तुम्हें और अब भूख नहीं है। आद्विक काफ़ी हद तक स्वीट बनने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन आद्विक का बैड लक उस पर ये ओवर केयरिंग पर्सनैलिटी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। रागी बहुत मुश्किल से अपनी लाजी वॉयस में कसम साते हुए बोली, लेकिन अभी नहीं लगी। इस बार आद्विक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ काफ़ी रूड एरोगेंट टोन में रागी को धमकाते हुए बोला, अगर तुम ये सब मेडिसिन्स नहीं लेने के लिए कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रागी को आद्विक की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो अपना फेस उसके सीने से निकाल उसे गुस्से में गुर्राते हुए देख बोली, आपको हर बार ये क्यों लगता है कि आप ही सही हैं? और हाँ, मेरे को नहीं लगती ये मेडिसिन्स याक की इतना गंदा टेस्ट होता है, बिल्कुल आपकी बातों की तरह। चुप होते होते रागी आद्विक को अच्छा खासा ताना भी दे मारती हैं। रागी की बात सुन आद्विक झुककर उसके सॉफ्ट लिप्स को अपने होठों के बीच कर दांतों से बाइट करते हुए बोला, तो मेरी बातें कड़वी होती हैं हैम? हाँ बिल्कुल, रागी सपाट लहजे में बिना सोचे समझे बोल देती हैं। ये सुनते ही आद्विक रागी को ऐसे घूर के देखता है जैसे बस किसी भी वक्त रागी की लाश वहाँ गिरी हुई मिल सकती है। रागी को जब एहसास होता है कि उसने फिर से क्या कहा तो वो अपने सलाइवा को गले से नीचे उतारते हुए जल्दी से आद्विक के गालों पर अपने गुलाबी होंठ रख किस कर लेती हैं। लेकिन अभी भी आद्विक का घूरना कम नहीं होता तो रागी खुद को बचाने के लिए जल्दी से खुद से ही अपनी प्लेट में डिनर सर्व करने लगती है। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी जोया आद्विक और रागी को ऐसे देख स्माइल कर रही थीं। अब जोया और श्रेया को उन दोनों के ऐसे बिहेव की आदत पड़ चुकी थी। 1 मंथ से उन दोनों ने आद्विक और रागी को कई बार ना जाने कितने ऑकवर्ड मोमेंट्स में देखे थे, लेकिन आद्विक को उससे कोई मतलब नहीं रहता था। उसका जो मन करता वो रागी के साथ करता, कहीं भी कभी भी। रागी डिनर सर्व कर आद्विक के आगे पहला बाइट बढ़ाती हैं। आद्विक रागी को घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ बाइट को अपने मुंह में ले लेता है, लेकिन इसके साथ ही आद्विक रागी की उंगलियों को काफ़ी अजीब तरीके से लिक करते हुए सक भी कर रहा था। रागी उसके ऐसे बिहेव को देख घबराने लगती हैं। वो अब खुद को ही कोस रही थी कि आखिर क्यों उसने सोए हुए एनाकोंडा को जगा दिया। रागी आद्विक को डेविल के अलावा एक और नाम से बुलाया करती थी, और वो था एनाकोंडा। रागी आद्विक के घूरने की आदत को देखकर ही ऐसे मन ही मन बुलाया करती थी, क्योंकि सामने कहने की हिम्मत रागी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। रागी दूसरा बाइट आद्विक को खिलाने को होती हैं कि तभी आद्विक उसका हाथ पकड़ रोक देता है और उसके होठों के करीब ले जाते हुए बोला, खाओ इसे। आद्विक काफ़ी हार्श वॉइस में रागी को धमकाते हुए बोला, तो रागी आद्विक की धमकी सुन चुपचाप शराफत से खाना खाने लगती हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ डिनर कर अपने रूम में आते हैं। आद्विक रागी को बेड पर लाते हुए बोला, पूरा दिन क्या क्या? आद्विक की बात सुन रागी को अपने दिन में किए हुए सारे कांड याद आने लगते हैं। आद्विक रागी को मेडिसिन्स देता है, लेकिन रागी मेडिसिन्स लेने की जगह अपना मुंह खोले देती हैं। आद्विक उसे घुर के देखता है तो रागी अपनी आईब्रोज उठाने लगती है, जिसे देख आद्विक उसके मुंह में मेडिसिन्स डाल अपने हाथों से ही पानी पिलाता है। मेडिसिन्स लेते ही रागी का पूरा शरीर शिवर करते हुए सिहर उठता है। वो अजीब तरह से मुंह बनाकर बोली, यकाकक डेविल। आद्विक को पता था ये सारी मेडिसिन्स काफ़ी हाइट और स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ की थी, जिससे कि रागी की बॉडी काफ़ी रिएक्ट करने लगती थी। आद्विक पीछे से रागी की गर्दन में हाथ डाल उसके फेस को अपने सामने करते हुए अपने हार्ड लिप्स को रागी के होठों पर रख किस करने लगता है। आद्विक किस करते हुए रागी को अपनी वॉन बाहों में भरते हुए रागी की बॉडी को सहलाने लगता है और साथ ही पूरी शिद्दत से उसे किस भी कर रहा था। किस करते हुए ही आद्विक रागी को पीछे बैक बैंड कर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। काफ़ी देर किस करने के बाद आद्विक रागी होठों को छोड़ता है। रागी तेज तेज सांस भरते हुए आद्विक के सीने में अपना फेस छुपा लेती हैं। दोनों की सांसें गहरी थीं। आद्विक रागी को ऐसे ही लिए लेट जाता है। आधे घंटे बाद आद्विक झुककर रागी के फेस को देखता है तो रागी सो चुकी थी, जिसे देख आद्विक रागी को ब्लैंकेट से कवर कर खुद वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद अपने विला के शांत डार्क टेरेस पर खड़ा खुले आसमान में टिमटिमा रहे तारों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसके पैंट के पॉकेट में थे। आद्विक लाखों की भीड़ में चमक रहे उन 2 तारों को देख रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा चमकते हुए शाइन कर रहे थे। उन तारों को देखते हुए अचानक से आद्विक के आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर आ गिरते हैं। इस मजबूर चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा था, इस बेरहम आंखों में कितनी सवाल थे। बेदर्द सीने के बीच धड़कता एक और दिल था जो छुपा हुआ था टूटने से डर से। आद्विक काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा उन तारों को दिखता है। अभी भी उसके गाल पर गिरा वो आंसू चांद की रोशनी में चमक रहा था। थोड़ी देर बाद आद्विक वैसे ही अपने हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बिना किसी इमोशन लिए फेस के साथ अपने रूम में आता है।
बेड पर पिल्लों को कडल कर सोई रागी काफ़ी क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। आद्विक उसे देखते हुए झुककर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख उसके गालों को सहलाता है और फिर वापस रूम से बाहर निकल जाता है। इधर रागी पिल्लों को आद्विक समझ कस के पकड़े सोई हुई थी। बैकयार्ड किंग, आज हमने क्वीन के टेस्ट किए एंड हमें लगता है अब हमें और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि पहले ही ये प्रॉब्लम क्वीन काफ़ी ज़्यादा फेस कर रही है और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, और किंग अभी हमने क्वीन का ब्लड सैंपल भी लिया है, तो अभी हमें बोन मैरो के लिए मैक्सिमम 30-35% चांस चाहिए जो क्वीन से मैच हो जाए। डॉक्टर्स अपने सामने किसी शैतानी बादशाह की तरह बैठे खूंखार आद्विक के आगे सिर झुकाए फाइल रीड करते हुए बोल रहे थे। आद्विक पहले उनकी बातें ध्यान से सुनता है, फिर कुछ सोचते हुए बोला, बोन मैरो कब तक पॉसिबल हो सकता है? किंग, अगर क्वीन का ब्लड हमें कल तक मिल जाता है तो हम कल से ही बोन ट्रांसप्लांट करना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम तो कल इवनिंग तक अरेंज करो और उसके बाद अपना काम शुरू कर दो। आद्विक सीधा सीधा उन डॉक्टर्स को ऑर्डर सुना देता है। लेकिन किंग, हम अगर किसी और बोन मैरो को ले तो उसके मिसमैच होने के चांसेस 97% हैं, और अगर हम उनके किसी सिबलिंग्स या पेरेंट्स से ले तो उसके 99% मैच होने के चांस हैं। तो अगर आप उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स से अरेंज कर देते तो हम जल्दी क्वीन की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते। आद्विक डॉक्टर की बात सुन उन्हें अपनी येलो लॉयन आई से घूर के देखते हुए बेहद बेरहम आवाज़ में बोला, कल शाम तक का वक्त है, तुम सबके सामने तुम्हें खुद सारी चीज़ें अरेंज करनी है और ट्रीटमेंट शुरू करनी है। अगर कल से परसों हुआ तो कहीं से भी अरेंज करो, वो तुम सबका काम है, मेरा नहीं। आद्विक खतरनाक आवाज़ में गुर्राते हुए बोला और फिर बिना डॉक्टर्स की कुछ सुने वहाँ से उठ अपने बैड विलर के लिए निकल जाता है। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि आखिर अब वो इतनी जल्दी क्या करे, क्योंकि जितना आसान कहना उतना ही करना बहुत मुश्किल। सब जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि अब ये उनका लास्ट था। अगर रागी ठीक हो जाती हैं तो वो लोग आद्विक की इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे और वो अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हुए काम में लग जाते हैं। विजाग, आंध्र प्रदेश। एक लड़की एक चट्टान से बने गुफा में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे डेविल के पास जाना है, छोड़ो मुझे। उस लड़की को जंजीरों से जकड़ा गया था। उसकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी, सिर से लेकर आधे फेस पर उसका लाल खून पूरी तरह से फैला हुआ शरीर पर गिरते हुए ज़मीन को लाल कर रहा था। उस लड़की को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह तड़पाया गया है। इसके खुले बाल और काले कपड़े उसे बहुत डरावना बना रहे थे। वही उसके सामने एक साया रॉकिंग चेयर पर बैठा बार बार आगे पीछे हिल रहा था, और इसी के साथ उसके हाथ जितनी बार चुटकी बजाते उतनी बार उस लड़की को बिजली के झटके लगते। इधर आद्विक अपने रूम में आकर सबसे पहले शावर लेता है। थोड़ी देर बाद आद्विक फ्रेश होकर अपने सिर्फ लूजर में बेड की तरह आता है और फिर वहां से अपनी क्यूट लिटिल एंग्री बर्ड के बगल में लेटते हुए उसे अपने बाहों में खींचता है। रागी भी नींद में थी, जिस वजह से वो खुद आद्विक के खींचने से उसके करीब जाकर अपने पतले और मुलायम हाथों को आद्विक की चेस्ट और कमर पर रख देती हैं। आद्विक भी अपने हाथों को रागी की कमर में लपेट अपने एक पैर के बीच रागी के पैरों को रख उसके ऊपर अपना दूसरा पैर रख अच्छे से अपना कंफर्ट बनाते हुए एक सॉफ्ट बेबी किस रागी के होठों पर कर अपनी आंखें बंद कर देता है। इधर वैदिक आराम से अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था। उसकी नज़र बार बार रूम के डोर पर जा रही थी। क्यों, ये वैदिक भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों को देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का वेट कर रहा हूँ। वही श्रेया अपने रूम में पिलो को हक किए बार बार बेड पर इधर से उधर कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद ना आने की वजह से श्रेया चिढ़ जाती हैं। वो अपने हाथ में पकड़े पिल्लों को फेंकते हुए झल्ला कर बोली, क्या है यार, क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में जिसको मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है, जो हर बार दूर भागता है, क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ मैं। गुस्सा आ रहा है खुद पर, आखिर क्यों मुझे उस बेदिल पत्थर दिल इंसान से प्यार हो गया। वो नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद से नहीं हुआ था, बल्कि मैं खुद गई थी उस इंसान के पीछे अपनी अच्छी खासी तबाह हुए जिंदगी को झंड करने के लिए। क्यों? अचानक से श्रेया खुद को चाटे लगाते हुए गुस्से में दांत पिस बोली। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखती है तो अभी 11:47 हो रहे थे। उसके माइंड में सिया का ख्याल आता है। सिया को कॉल करूँ? हाँ, एक बार ट्राई करती हूँ, शायद अभी तक सोई ना हो। श्रेया खुद से बोलते हुए सिया का कॉल कनेक्ट करती हैं। काफ़ी देर तक रिंग जाने के बाद जब सिया कॉल पिक नहीं करती तो श्रेया एक गहरी सांस लेकर फ़ोन साइड में फेंकते हुए बोली, आज सबकी लाइफ बिजी हो गई है, चल बेटा तुमने भी बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब जैसी पहली लाइफ थी उसे कंटिन्यू कर। ये कहते हुए श्रेया ब्लैंकेट ओढ़कर वापस सो जाती है। रात के 1:15 बजे आद्विक आराम से सोया हुआ था। तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसकी बॉडी को टच करते हुए सहला रहा है, और ये टच भी काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी उसे। आद्विक जल्दी से अपनी आंखें खोल देखता है तो सामने उसकी लिटिल क्यूट एंग्री बर्ड मुंह फुलाकर स्लीपी फेस के साथ अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को उसके शरीर पर चला रही थी। आद्विक रागी को देख अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है।
ये क्या कर रही हो? आद्विक अपनी रुड एरोगेंट कोल्ड वॉइस में रागी को ऐसी उटपटांग हरकत करते देख बोला। मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। रागी अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना सिर उठाकर आद्विक के शोल्डर पर रख देती हैं। आद्विक रागी को घूर के देखता है और सोचता है, ये लड़की आखिर इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? क्या इसे पता नहीं कि जिस वे में वो उसके बॉडी को टच कर रही थी, अगर कुछ देर और तक वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता तो वो बहुत कुछ कर जाता। आद्विक रागी को घूरते हुए गुस्से में बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस और चुपचाप सो जाओ। आद्विक ये बोल रागी को देखता है जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए उसके बॉडी पर अपनी उंगलियां को घुमाते हुए सहला रही थीं। ये सारी हरकतें काफ़ी सिड्यूसिंग और सेडक्टिव थीं। आद्विक रागी को देखता है जो बिल्कुल भी उसकी नहीं सुन रही थी। आद्विक झटके से रागी के हाथ को पकड़ता है जो उसके बॉडी पर चल रहे थे और रागी को लेकर पलट जाता है। वो रागी के ऊपर पूरी तरह से लीन होते हुए उसे बेड में धंसा देता है और अग्रेसिव होकर रागी को किस करने लगता है। रागी का एक हाथ बेड में पुश था तो दूसरा हाथ आद्विक के ब्रॉड टाइट बैक पर रखा हुआ था। पता नहीं आज रागी के हाथों को क्या हो गया था। वो आद्विक के बैक पर रखे अपने हाथ को काफ़ी सॉफ्टली ढीला छोड़ते हुए घुमाने लगती हैं और रागी का ये टच आद्विक को पागल कर रहा था। काफ़ी देर बाद आद्विक रागी के होठों को छोड़ता है, किसकी वजह से रागी गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। आद्विक के होठ अब रागी के गले और गर्दन पर घूमने लगते हैं और रागी चुपचाप आद्विक को फिल कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फ्लो पर इधर उधर बिखरे हुए थे और पूरे शांत रूम में रागी की मेलोडी शहद सी कानों में घुलने वाली सिसकियां गूंजने लगती हैं। आद्विक और रागी इस वक्त एक दूसरे में अदन तक डूबे खोए हुए थे। रागी हल्की सी अपनी नशीली मदहोश आंखों को खोल आद्विक को देखती हैं जो उसे ही देख रहा था। अचानक से रागी की एक तेज सिसकी के साथ उसके हाथों को पकड़ आद्विक के कंधे पर कस जाती हैं। जैसे जैसे रागी की आवाज़ गहरी हो रही थी उसके नाखून आद्विक के शोल्डर में धंसते जा रहे थे। कभी रागी के हाथ आद्विक के बालों में जाते तो कभी अपनी मुट्ठियों में भर खींचती। आद्विक रागी के कानों के पास किस करते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, डैम डॉट यू आर सच ए टीज एंड यू आर सो मच सॉफ्ट। इसी के साथ रागी की सांसें और गहरी हो जाती हैं, जिसका मतलब था कि वो दोनों ही अपनी हदों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुबह के 4 बज चुके थे। आद्विक रागी को देखता है जो कब की थक हार कर सो चुकी थी। उसके क्यूट से चेहरे पर ढेर सारी थकावट और दर्द था जिसे आद्विक ने दिया था। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह गीला और लाल पड़ चुका था, जो काफ़ी ग्लोइंग लग रहा था। रागी को ऐसे देख आद्विक को खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि वो सच ने इतना आगे और बेताब हो चुका था कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि रागी अभी कितनी वीक हैं। ऊपर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि रागी को ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी है। आद्विक एक टक रागी के पसीने से भीगे चेहरे को देखता है जिस पर उसके बाल चिपके हुए थे। आद्विक अभी भी वैसे ही रागी के ऊपर था। वो रागी के फेस से बालों को हटाते हुए कुछ सोचता है और फिर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख उसके बगल में आकर उसे वापस से कडल कर लेट जाता है। अगली सुबह आद्विक रागी को अपने आगोश में भरे अब तक सोया हुआ था। दोनों के जिस्म पर बस एक ब्लैक कलर की ब्लैंकेट डली हुई थी। आद्विक की आंख उसके डेली टाइम पर ही खुलती हैं। वो अपनी आंखें खोल रागी को देखता है। रागी के खूबसूरत स्लीपी चेहरे को देखते हुए आद्विक उसके फेस पर बिखरे बालों को समेटे हुए उसके कान के पीछे करता है। आद्विक रागी के बॉडी को देखता है और झुककर अपने दिए निशानों पर ठंडे होठों को रख किस करना शुरू कर देता है। आद्विक के ऐसा करने से रागी की नींद खुल जाती है। वो कसमसाते हुए बोली, डेविल ब्यूटीफुल मॉर्निंग मिसेज आर्यन। आद्विक अपने फेस को रागी के राजी फेस के आगे करते हुए बोला, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हैं? रागी चिढ़ते हुए आद्विक से बोली, तुम अच्छे से जानती हो मैं इतने स्वीटली टीस नहीं करता एंग्री बट सो डोंट थिंक सो। आद्विक झुककर रागी के लिप्स पर अपनी टंग घुमाते हुए बोला। रागी उसे दूर करते हुए बोली, सोना है अभी। आद्विक रागी को घूर के देखता है क्योंकि रागी का उसे खुद से दूर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर अपना लोवर डालता है। सुबह के 8 बज चुके थे और रागी अब तक सो रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि आखिर उसके पास हो क्या रहा है। पहले रागी को आद्विक के हर एक एक्शन से डर लगता है। ऐसा नहीं था कि अभी आद्विक का डर खत्म हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं था, बस आद्विक रागी को कुछ कुछ वक्त पर अपना डर याद दिला दिया करता था। जैसा कि कल हुआ। रागी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कसमसाने लगती हैं। उसे नींद आ रही थी लेकिन आद्विक उसके पास नहीं था, जिस वजह से जैसा कंफर्ट उसको चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था। रागी हल्की सी पलकें खोल जैसे ही उठने को होती हैं उसकी नज़र बेड साइड खड़े आद्विक पर पड़ती है जो अभी अभी वर्कआउट कर जिम से बाहर आया था। उसका पूरा शरीर पसीने और वर्कआउट की वजह से ग्लो और शाइन कर रहा था। पहले तो रागी आद्विक के बॉडी को देख बस उसे देखती रह जाती हैं। वो अपनी नज़रों को आद्विक के 8 पैक एब्स से होते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगती हैं।
तभी उसकी नज़र आद्विक के गुस्से से लाल चेहरे पर पड़ती है जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। उसे देख रागी जल्दी से ब्लैकेट के अदन अपना फेस छुपाते हुए खुद से बोली, आह मर गई आज। रागी को ऐसा करते देख आद्विक झुककर रागी को अपनी गोद में उठा लेता है। इस वक्त रागी बेलिबास आद्विक की मजबूत बाहों के आगोश में कैद थी। आद्विक के ठंडे हाथों को खुद पर महसूस कर रागी अपना फेस उसके सीने में छुपाते हुए बोली, मैं सो रही हूँ। आद्विक रागी को देख बोला, हाँ पहली बार देखा सोता हुआ इंसान बोलता भी है। रागी जल्दी से अपना फेस ऊपर कर आद्विक को देख बोली, क्या मतलब आपका? लगता है दिमाग के साथ साथ कान भी खराब हो गए तुम्हारे। आद्विक एरोजेंटली रागी के सवाल का जवाब देते हुए बोला, आप बार बार मेरे दिमाग को क्यों बोलते रहते हैं? क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगती हूँ? रागी आद्विक के ऐसे बोलने से चिढ़ते हुए खुन्नस के साथ बोली। आद्विक रागी को वॉशरूम की ओर ले जाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल तुम बेवकूफ़ हो और कुछ। रागी को आद्विक की बात सुन बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल करता है कि वो अभी आद्विक का गला दबा दे क्योंकि इस वक्त रागी के नाजुक हाथ आद्विक के गले में लिपटे हुए थे। रागी आद्विक को घूरते हुए गुस्से में अपने हाथों को जैसे ही कसने को होती है उसके कान में आद्विक की डेडली वॉइस पड़ती है, सोचना भी मत नुकसान तुम्हारा ही होगा। आद्विक की बात सुन रागी अचानक से शांत हो जाती हैं। वो मुंह बनाते हुए आद्विक को घूरना शुरू करती हैं क्योंकि इन 1 महीनों में रागी को ये अच्छे से पता चल गया था कि आद्विक कभी कभी उसकी बहुत की बातों को माइंड रीड कर लिया करता है। आद्विक रागी को वॉशरूम में लाता है और बाथ स्लैब पर बैठाते हुए बोला, बेदमी। रागी घूरते हुए आद्विक को देख अपनी आंखें छोटी कर लेती हैं और वैसे ही मुंह बनाकर बोली, और वो क्यों? मैं तो बेवकूफ़ हूं ना, और बेवकूफ़ को तो कुछ समझ नहीं आता है ना, तो आप एक बेवकूफ़ को ऐसे काम क्यों दे रहे हैं? रागी आद्विक को उसकी ही कहीं बात में उसे टीस कर रही थी। आद्विक घुरकर उसे देखता है जिसे देख रागी का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, डेविल किंग, और फिर आद्विक पर झल्लाते हुए बोली, ठीक है हटिए अब। आद्विक जो किसी का ऐसा बिहेव नहीं सहता था, अब रागी को ऐसे देखकर उसे अच्छा लगता था। लेकिन अब तक आद्विक रागी से यही कहा करता था कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसका एक क्रूल ऑब्सेशन है जिसे वो कभी खत्म नहीं होने देगा। रागी सभी चीज़ों को के कराती है और आद्विक के साथ बाथटब में आ जाती हैं। रागी आद्विक की गोद में बैठी उसके बालों को शैम्पू करती हैं और फिर वैसे ही उसके पूरे बॉडी को साफ करती हैं जैसे आद्विक को छोटा बच्चा हो और वो उस छोटे बच्चे को ऐसे हैंडल कर रही हों। और वहीं आद्विक के हाथ रागी के बॉडी को फील कर रहे थे। आद्विक के टच से रागी को डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अब आद्विक मानने वालों में से नहीं था। जो रागी मना करती और वो मान जाता। रागी ने कई बार मना भी किया, लेकिन आद्विक के हाथ उसके जितनी बार रोकने पर हुए उतनी बार और अग्रेसिव होते गए। थोड़ी दूरी बाद आद्विक रागी को अपनी अपनी गोद में संभाले वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त दोनों के शरीर पर बाथ रोब लिपटा हुआ था और रागी का फेस हद से ज्यादा लाल था और तो और गाल फूले हुए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। आद्विक के फेस पर भी कोई इमोशंस नहीं थे। वो भी चुपचाप वहां से सीधा रागी को लिए क्लोजेट में चला जाता है। सियाज अपार्टमेंट। ओ हेलो मिस्टर मास्टर, तुम होगे पूरी दुनिया के लिए मास्टर, ओके बट मेरे लिए नथिंग। और अब हटो, मेरा घर तो हथिया ही लिया है, अब क्या चाहिए? और हाँ मेरी मर्जी, मेरा मन मेरा दिल, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ, तुमसे मतलब। सिया झांसी की रानी बानी अपने सामने गुस्से से घूरते आयांश को सुनाए जा रही थी। वहीं जिस आयांश के आगे सारी दुनिया डरती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके नाम के बाद कुछ कहने की, उसके आगे ये पिद्दी से लड़की अपनी कैची कैसी जबान चला रही थी। आयांश को अभी भी खुद को घूरता हुआ देख सिया चिढ़ते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? रास्ता छोड़ो मेरा। आयांश सिया को घूरते हुए साइड हट जाता है। सिया भी आयांश को ऐसे साइड हटता देख खुद पर प्राउड करती हैं और एटीट्यूड में अपने बालों को झटकते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक आयांश सिया के हाथों को पकड़ अपने पास खींचता है और उसे घुमाकर डोर साइड वॉल में पुश करते हुए घूरकर बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने बाहर किसी के साथ भी अपनी नज़दियाँ बढ़ाए तो याद रखना मैं कौन हूँ। तुमसे पहले उस इंसान को वो मौत दूंगा जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता। ये कहते हुए आयांश के हाथ सिया के कलाई पर कसती जा रहे थे। आयांश के गुस्से से भरे लाल आंखों को देख सिया के अंदर पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सी खलबली मचने लगी। वो अपनी पलकों को झपकाते हुए आयांश को देखती हैं। भूलना मत, ये बात जितना दूर होगी उतना सही होगा, वरना अगर मैं अपने असली फेस में आया तो तुम्हें दर्द तो बहुत होगा। तो जैसा हूं वैसा रहने दो, अंडरस्टैंड? आयांश धमकी भरी आवाज में बोला। सिया को अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को झटक कर आयांश की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, पहली बात तुम अपने ये यूजलेस से बंद पड़ चुके कानों को खोल कर सुनो, ना मुझे किसी और में और ना ही तुम में कोई इंटरेस्ट है। तो मैं बाहर का संभाल लूंगी, बस तुम मुझसे दूर रहो। और फिर एटीट्यूड में आयांश के आगे अपनी चुटकी बजाते हुए बोली, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, अब रास्ता छोड़ो मेरा।
आयांश जाती हुई सिया को देख गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, ये सारी लड़कियां सच में इतनी प्यार से मनो तो समझ नहीं आता इन्हें। इधर सिया गुस्से में बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी, उसे इतना भी होश नहीं था कि उसे ऑटो भी लेनी है। वो बस आयांश को कोसे जा रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। कसम से अगर किसी दिन मिल मेरे दिमाग पर आया तो पक्का बहुत बुरी मौत दूंगी और नेक्स्ट सावधान इंडिया मुझ पर ही बनेगा। आप पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई मैं। सिया का मन कर रहा था कि वो अभी अपना गुस्सा यहीं पर निकल दे। अभी सिया गुस्से में बड़बड़ाए ही जा रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो इरिटेट होते हुए अपना फ़ोन निकाल चेक करती हैं तो उसे श्रेया का कॉल आ रहा था। ये तो हो गया इनका टाइम, सिया डिस्कास्टिंग लुक देते हुए बोली और जल्दी से कॉल पिक करती हैं। दूसरी तरफ से श्रेया चिल्लाते हुए बोली, अबे ये मोटी कहाँ है तू और कल रात कहाँ थी, मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? सिया मुंह बनाते हुए बोली, यार कुछ नहीं, बस कुछ टाइम से मेरे गृह नाश्ता सही नहीं चल रहे। ये सब छोड़ क्या हुआ और तू आ कब रही है? 1 महीने हो गए और तू एक बार भी नहीं आई। इस पर श्रेया मायूस होते हुए बोली, अब बस आ ही जाऊंगी, क्योंकि जिसके लिए यहाँ रुकी थी शायद वो मेरा नहीं तो अब यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं रुकूंगी और किंग से जल्दी ही जॉब छोड़ने की बात कर वापस आ जाऊंगी। श्रेया की आवाज़ और बातें सुन सिया उससे पूछती हैं, क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तू ऐसे साउंड क्यों कर रही हैं? श्रेया एक बेबस सांस छोड़ते हुए बोली, नहीं बस कुछ था जिसे हासिल करने के लिए आ गई थी, पर मैं पागल थी इसलिए और कुछ नहीं। अब मन भर गया कहीं और ट्राई करूंगी, जॉब का मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, पर तू अब जल्दी आ, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। सिया श्रेया से आराम से बोली, ऐसे ही बस 5 मिनट और बातें कर दोनों कॉल कट करते हैं। और सिया अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी। वो इधर उधर देखती हैं तो अभी कोई भी ऑटो नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अब क्या पैदल चलना पड़ेगा? ग्रे टॉक्सिडो फॉर्मल पैंट और वाइट सिंपल स्टाइलिश शर्ट में आद्विक रागी के पीछे पीछे क्लोजेट से बाहर आता है। रागी का मुंह अब तक फूला हुआ था। वो आद्विक से बुरी तरह चिढ़ी हुई थी और बस रीज़न ये था कि आद्विक ने आखिर उसे बेवकूफ़ कहा कैसे। वो आद्विक को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। नहीं, ये इग्नोरेंस नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ चुप्पी थी। रागी आगे आगे जाते हुए जाकर सीधा मिरर के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने बाल बनाने लगती हैं। आद्विक उसके पीछे खड़ा अपने बाल सेट करता है और फिर अपने हाथों में रिस्ट वॉच पहनता है। उसका पूरा ध्यान रागी के एक्शंस पर टिका हुआ था। आद्विक जाकर रागी के सामने खड़ा हो जाता है। रागी घुरकर आद्विक को देखते हैं तो रागी आद्विक के शर्ट्स के बटन को लगाकर शर्ट को सही करती हैं। आद्विक को रागी को ऐसे देख उसको खा जाने का मन कर रहा था, क्योंकि रागी ऐसे मुंह फुलाए सच में उसकी लिटिल क्यूट एंग्री बर्ड लग रही थी। वो उससे नाराज़ भी थी और चुपचाप उसके डर से उसके सारे काम भी कर रही थी। ये सब देख आद्विक के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। आद्विक अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, व्हाट हैपेंड, मुंह क्यों फुलाया है? बेवकूफ़, कुछ भी करे आपको क्या, आपको अपने तक मतलब होना चाहिए। रागी तपाक से बिना एक सेकंड वेट किए आद्विक को अच्छा सा एक जवाब दे चिपकाती हैं। आद्विक रागी के गालों को सहलाते हुए बोला, हम तो तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझसे कुछ ज़्यादा बातें करने लगी हो? रागी आद्विक को अपनी आंखें चढ़ाकर गुर्राते हुए देख धीरे से मरी हुए आवाज़ में बोली, ठीक है, अब मैं पहले की तरह ही रहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। और ये बोल रागी वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन आद्विक के कमर में हाथ डाल उसे वापस अपने सामने करते हुए उसके अपने वार्म आर्म्स में भर लेता है। रागी उसकी बाहों में शांति से चुपचाप खड़ी रहती हैं। आद्विक रागी को एक इविल किलर स्माइल करते हुए स्निफ करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद रागी धीरे से बोली, भूख लगी है। आद्विक उसकी बात सुन उससे अलग होता है और फिर उसका हाथ पकड़ नीचे आता है। नीचे डॉक्टर्स की टीम खड़ी थी। हर रोज़ की तरह आज भी रागी का टेस्ट होता है। आज रागी का बोन मैरो भी होना था, इसलिए आज डॉक्टर्स ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि अभी तक उन्हें ब्लड अरेंज नहीं हुआ था। रागी बहुत दिन से शांत थी, लेकिन इस बार वो अपने साइड में खड़े आद्विक को देखते हुए बोली, डेविल एक बात पूछूं? आद्विक रागी को देखते हुए, आद्विक की हाँ सुन रागी थोड़ा डरते हुए बोली, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये अब तक मुझे डॉक्टर्स क्यों चेक करते हैं? क्या जवाब देगा आद्विक? वो लड़की कौन थी ये तो आगे पता चलेगा। और रागी की क्यूट लेस, यार ये तो मुझे भी अब अच्छी लगने लगी हैं। रागी के सवाल को सुन आद्विक उसे देखने लगता है। रागी भी अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती हैं, जैसे वो पलकों को झपकाते हुए ही आद्विक से पूछ रही थी, बताइए। आद्विक रागी के सामने बिना इमोशन, बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा अपने पैंट में एरोजेंटली स्टाइल में हाथ डाले रूट टोन में बोला, हम बस कुछ दिन और उसके बाद ये डॉक्टर्स तुम्हें चेक नहीं करेंगे। आद्विक के चुप होते ही रागी किसका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा था। वो अपने हाथ पर ध्यान ना देकर उछलते हुए बोली, सच तो इसका मतलब अब मेडिसिन्स भी बंद। रागी के ऐसे हिलने से डॉक्टर्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं आद्विक रागी की बात सुन बोला, उसे घूरते हुए सख्त आवाज़ में बोला,
तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फुदकने लगी हो? रागी आद्विक के गुस्से को देख मुंह बनाते हुए अपनी जगह पर आराम से बैठते हुए बोली। अब क्या किया मैंने? आद्विक इसका कोई जवाब नहीं देता तो रागी भी मुंह लटका कर बैठ जाती हैं। आद्विक ने बिना कुछ किए ही रागी के सवाल को उसके माइंड से निकाल दिया था। रागी बेवकूफ़ या बच्ची नहीं थी, लेकिन फिर भी रागी पता नहीं क्यों हमेशा आद्विक के आगे ऐसी बन जाया करती थीं। रागी जिनसे घुली मिली होती थीं वो उनके सामने बच्ची ही बन जाया करती थी, और बाहर रागी अगर किसी अपने के साथ हो तो वो अच्छा खासा सबक भी सिखा कर आया करती थी। लेकिन इन सब के बीच रागी को अकेले लोगों के बीच रहना डर भी देता था। एक तरह से कहे तो रागी के अंदर सब कुछ था। जब रागी को जैसा बनना होता था वो आराम से वैसा बिहेव करने लगती थी, और रागी का यही नेचर सबको बहुत अच्छा लगता था। कुछ देर बाद फुल चेकअप के बाद आद्विक रागी को लेकर डाइनिंग एरिया में आता है और खुद अपनी सीट पर बैठते हुए रागी को अपनी गोद में बैठा लेता है। जोया किचन से बाहर आते हुए टेबल पर ब्रेकफास्ट कर उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। जोया ब्रेकफास्ट सर्व कर चुपचाप जाकर साइड में खड़ी हो जाती हैं। आद्विक रागी को ब्रेकफास्ट का पहला बाइट खिलाते हुए खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। जोया उन दोनों को ऐसे देख सोचती हैं, कुछ महीने पहले किंग कितना बुरा करते थे क्वीन के साथ और अब बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। क्या सच में क्वीन ने किंग को बदल दिया? जोया को काफ़ी देर से खुद को देखता हुआ महसूस कर आद्विक रागी को ब्रेकफास्ट कराते हुए ही बोला, तुम्हें मैंने यहाँ अपनी रोमांटिक साइड्स दिखाने के लिए रखा। जोया आद्विक की आवाज़ और सवाल को सुन हड़बड़ा जाती हैं। वो जल्दी से अपनी अटकती जबान के साथ बोली, नहीं नहीं किंग, तो अपना काम करो, यहाँ मेरे सिर पर मर खड़ी हो, गेट लॉस्ट। आद्विक इस बार और भी खतरनाक आवाज़ में बोला। जोया जल्दी से अपनी जान बचाकर भागती हैं। रागी आद्विक को ऐसे देख अपनी इंडेक्स फिंगर से आद्विक के लिप कॉर्नर पर लगे छोटे से मेज़ को हटाते हुए काफ़ी क्यूटली बोली, डेविल, आपको हमेशा डेविल किंग ही क्यों बनना होता है? बेचारी जोया को ऐसे ही डांट दिया। रागी अपनी नज़रें किचन में करती हैं। वहीं आद्विक रागी को किसी और की साइड लेता देख चिढ़ जाता है। ये लड़की कुछ दिनों से जोया और श्रेया से कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ाने लगी थी। चीज़ से आद्विक को बहुत चिढ़ हो रही थी। वो चिढ़ते हुए बोला, शट योर गटर डैम अदरवाइज आई पनिश यू। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो बस बोल। रागी अभी आद्विक को देखते हुए बोल ही रही थी कि तभी आद्विक उसके फेस को अपने एक हाथ में पकड़े हुए भारी आवाज़ में बोला, तुम मुझे मजबूर करती हो। रागी का छोटा सा मुंह और छोटा हो जाता है। वो अपनी पनीली आंखों से आंसू लिए आद्विक की आंखों में देखते हुए बोली, पर मैंने किया क्या? रागी को आद्विक का ऐसे बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से दोनों के बीच हमेशा ऐसे झगड़े होते रहते थे। रागी के सवाल को सुन आद्विक अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम खुद ऐसे काम करती हो जो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारी लाइफ का पहला प्रेफरेंस मैं होना चाहिए, तो फिर क्यों तुम्हारा ध्यान किसी और पर जाता है? एंग्री बर्ड। हम बोलो। रागी सुबकते लगती हैं। उसे ऐसे रोता देख आद्विक अपने दांतों को कस के भींच लेता है और जल्दी से अपने हाथ उसके फेस से हटाते हुए उसके आंसुओं को प्यार से पूछते हुए बोला, हे एंग्री बर्ड। उसके ये बोलते ही रागी उसके हाथ को झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे आप। और फिर आद्विक के गोद से उठ भाग कर अपने रूम में चली जाती हैं। आद्विक रागी के आठ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था, लेकिन रागी का किसी और पर ध्यान देना उसके बर्दाश्त से बाहर का था। आद्विक एक नज़र ऊपर देखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर अकेले रहने बाद रागी श्रेया को अपने पास बुला लेती हैं। दोनों हमेशा की तरह एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ खुराफात करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दोपहर होने को आता है। डॉक्टर्स अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि आद्विक ने उनके ऊपर टाइम लिमिट लगा दी थी। रागी अपने रूम में पानी देखती हैं तो वहाँ पानी नहीं था, इसलिए वो श्रेया को बोलती हैं, श्रेयू तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। श्रेया रागी को रोकते हुए बोली, यार क्यों ब्रो, प्लीज़ रुक जाओ, जोया को बोल दो वो ले आएगी, और देखो वरना इन दोनों की किस्से सीन भी तब तक चली जाएगी। रागी भागते हुए बोली, नहीं तुम रुको, मैं अभी आई। ये बोल रागी जल्दी से वहाँ से नीचे भागती हैं। वो इतनी स्पीड में थी कि उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। श्रेया यहाँ मूवी को बैक करती हैं और वापस से देखने लगती हैं। तभी अचानक से पूरे बैड विला में रागी की तेज़ चीख गूंजती हैं। रागी की इतनी तेज़ आवाज़ सुन श्रेया के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से उठते हुए बोली, क्यों ब्रो, और भागकर बाहर जाती हैं। जैसे ही श्रेया स्टेयर्स से नीचे आते हुए देखती हैं, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पूरा फ्लो खून से गीला पड़ चुका। फ्लो पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। श्रेया सामने का नज़ारा देख पूरी तरह है सदमे में जा चुकी थी। उसकी आंखों से अचानक ही आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जोया जो खुद भी रागी की आवाज़ सुन भागकर बाहर आई थी, वो रागी की ऐसी हालात देख पूरी तरह से कांपने लगी थीं। श्रेया भागते हुए नीचे आती हैं। क्यों ब्रो? सामने रागी ज़मीन पर गिरी उल्टा अपने फेस के बल गिरी हुई थी।
उसके बाल पूरी तरह से फ्लो पर खून से भीग कर गीले पड़ चुके थे। श्रेया भागते हुए आती हैं और रागी के पास फ्लो पर ही बैठते हुए यूं सीधा कर अपनी गोद में करती हैं। जैसे ही श्रेया की नज़र रागी के फेस पर पड़ती हैं, सडनली उसका रोना शुरू हो जाता है। उसके मुंह से अब आवाज़ निकलना तक बंद पड़ चुका था। जोया भी भागकर उसके पास आती है। रागी की हालत देख उसके भी हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी सांसें फूलना शुरू हो चुकी। रागी के सिर से लगातार ब्लड फ्लो हो रहा था, जिससे को उसका पूरा फेस और बॉडी खून से सन चुकी थी। देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसे चोट कहाँ लगी है। श्रेया रोते हुए बहुत मुश्किल से रागी के फेस को थपथपाते हुए बोली, रागी, रागी प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है रागी? रागी तुम्हें चोट कैसे लगी रागी? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पूरी तरह से ब्लैंक पड़ चुकी थी। ऊपर से उसके रोने की वजह से उसकी सांसें उसका साथ नहीं दे रहे थे। जोया का भी बिल्कुल यही हाल था। उसे तो जैसे सदमा लग चुका था। वो बस बनी खड़ी सामने रागी को खून से लहूलुहान हुआ देख रही थी। उसकी पलकें तक झपने को तैयार नहीं थीं। क्यों ब्रो प्लीज़ ओपन योर आइज रागी, रागी प्लीज़ आंखें खोलो। श्रेया लगातार रोते हुए बोले जा रही थीं। उसका था उसके कपड़े सब कुछ रागी के खून से लाल पड़ के भीग चुके थे। तभी वहाँ वैदिक डॉक्टर्स की टीम के साथ आता है, क्योंकि रागी के लिए बोन मैरो मिल चुका था और बस आद्विक के ऑर्डर पर रागी का ट्रीटमेंट यही बैडविला में ही होना था। इसलिए वैदिक डॉक्टर्स के साथ आद्विक के रूम में सारी अरेंजमेंट्स करवाने आया था। जैसे ही वो विला के अंदर कदम रखता है, सामने श्रेया और रागी की कंडीशन को देखते हुए ही उसके फेस एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। डॉक्टर्स भी रागी को ऐसे खून से पूरी तरफ सना हुआ देख शॉक्ड हो चुके थे। वैदिक की नज़र श्रेया की गोद में सिर रखे पड़ी रागी पर जाता है, जिसके सिर से लगातार खून बने जा रहा था और चारों तरफ फ्लो पर खून फैला हुआ था। रागी बेसुध सी बस पड़ी हुई थी, उसमें एक हल्की सी जान तक बाकी नहीं बची थी। वैदिक जल्दी से भागकर रागी की तरफ भागता है। वैदिक रागी और श्रेया के पास अपने घुटनों के बल बैठ रागी को अपने गोद में लेते हुए गुस्से और हैरानी बेचैनी के साथ श्रेया पर चिल्लाते हुए पूछता है, कैसे हुआ ये? बस सेकंडों में वैदिक का हाथ खून से रंग चुका था। वो जल्दी से श्रेया के कुछ बोलने का इंतजार किए बगैर रागी को अपनी गोद में उठाकर विला के बाहर की ओर भागता है। श्रेया, जो कि पूरी तरह अपना माइंड कंट्रोल खो चुकी थी, वो रोते हुए अपनी जगह से उठती हैं और वैदिक के पीछे भागती हैं। उसके पैरों से फैलता रागी का खून पूरे बैडविला को लाल कर रहा था। वैदिक जल्दी से रागी को लेकर कार में आता है और फुल स्पीड से हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करता है। खुद वैदिक के कपड़े तक लाल हो चुके थे। वो जल्दी से आद्विक को कॉल करता है। आद्विक इस वक्त मीटिंग में था और उसका फ़ोन साइलेंट था, जिससे आद्विक को पता तक नहीं चल रहा था कि वैदिक उसे कॉल कर रहा है। आद्विक सामने देखते हुए पूरा फोकस था। वहीं आयांश अपने टेबल के नीचे फ़ोन को लिए बार बार सिया को मैसेज करते हुए परेशान कर रहा था। आद्विक जब कॉल रिसीव नहीं करता तो वैदिक झल्लाते हुए आयांश को कॉल ट्राई करता है। आयांश जैसे ही वैदिक का कॉल आता देखता है तो वो अपना सिर उठाकर आद्विक को देखता है, जो सामने देखने में बिजी था। वैदिक का बिना रुके कॉल आता देख आयांश के फेस पर सीरियसनेस आ जाती है। वो जल्दी से सबको एक्सक्यूज बोल मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही आयांश जल्दी से कॉल रिसीव करता है। आयांश लिसन केयरफुली, आद्विक को बोलो रागी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उसे बोलो मैं रागी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, कम फास्ट। ये सब कहते हुए वैदिक के सांस फूलना शुरू हो चुके थे। उसकी हॉट बीट हद से ज़्यादा फास्ट चल रही थी। उसे भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन रागी की कंडीशन देख उसका इतना शार्प माइंड भी ब्लॉक पड़ चुका था। वैदिक ने इतना बोलकर ही कॉल कट कर दिया था। उसने आयांश को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। वो जल्दी से उसे लोकेशन सेंड करता है। आयांश जैसे ही रागी के बारे में सुनता है, उसके खुद के होश उड़ जाते हैं। वो एक नज़र अपना फ़ोन देखना है और फिर भागकर मीटिंग हॉल की तरफ भागते हुए डोर ओपन कर आद्विक से वहीं से बोला, आद्विक रागी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वैदिक उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। जैसे ही आद्विक ये सुनता है उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा उमड़ उठता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? आद्विक, मैं बकवास नहीं कर रहा। आयांश परेशान होते हुए झल्लाकर बोला, क्योंकि खुद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आद्विक जल्दी से बिना कुछ बोले मीटिंग हॉल से बाहर निकलता है। आयांश भी उसके साथ ही था। आद्विक और आयांश एक साथ कार में आते हैं। आद्विक ड्राइविंग सीट संभालते हुए गुस्से में बेहद खतरनाक आवाज़ में पूछता है, किस हॉस्पिटल? आयांश जल्दी से उसे वैदिक का आया हुआ मैसेज चेक कर लोकेशन बताता है। इधर विजांग, आंध्र प्रदेश, वही गुफा जिसमें एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी। वो बार बार अपनी अधमरी आवाज़ में डेविल डेविल कहे जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा था कि वो इस हालत में है।
पूरी शांत और सन्नाटे में लिपटी उस गुफा में बस उस लड़की के अधमरी फुसफुसाती आवाज़ गूंज रही थी, और साथ ही जंजीर की आवाज़। तभी अचानक से उस जंजीर में जकड़ी उस लड़की के ऊपर कोई पानी का सैलाब ला उड़ेलता है। ऐसा होते ही उस लड़की के फेस से उसके बिखरे हुए बाल हल्का का हट जाते हैं और साथ ही हल्का सा उसके फेस पर भीग जाने की वजह से चिपक जाते हैं। अब उस लड़की के फेस पर जो बाल चिपके हुए थे उससे हल्का हल्का उसका चेहरा बेहद अजीब तरह से शो हो रहा था, जो जाना पहचाना भी लग रहा था और अनजाना भी। जंजीरों से जकड़ी लड़की अपना सिर उठाकर सामने देखती है, जहां एक साया काले लिबास में लिपटा तन तक खड़ा था। उसके हाथों में बाल्टी थी और एक हाथ उसकी कमर पर था। उसके खड़े होने के स्टाइल से ही पता चल रहा था कि वो एक लड़की है, और उस लड़की की परछाई में ही एक डार्कनेस थी। अचानक से वहां उस लड़की के हंसने की खतरनाक आवाज़ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर जंजीर में जकड़ी वो लड़की पहले हो शांत रहती हैं, फिर खुद भी उस लड़की के साथ हंसने लगती हैं, और धीरे धीरे ये हंसी एक अजीब सी हंसी में बदलने लगती हैं। दक्ष भी देहरादून पहुंच चुका था और अपने काले कामों में फिर से अपना ध्यान भटकाने लगा था। उसे ऐसा करने के लिए खुद उसके डैड ओम प्रकाश शेखावत ने कहा था। दक्ष चाहता तो नहीं था पर उसे करना था, इसलिए वो अभी अपने काम में वापस से लग चुका था। अधिक मेहता भी राही को पागलों की तरह आउट ऑफ इंडिया ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वैदिक भागते हुए रागी को लेकर हॉस्पिटल में एंटर करता है। आद्विक के बैड विला में मौजूद डॉक्टर्स में पहले ही यहाँ इन्फॉर्म कर दिया था और वो भी यहाँ वापस आ ही रहे थे। वैदिक जल्दी से रागी को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वार्ड बॉय उसे रोकते हुए बोला, सॉरी सर लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर वैदिक का खून खौल उठता है। वो अपने दांत पिसते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है, पीछे से श्रेया की आवाज़ आती है, क्यों ब्रो। वैदिक मुड़कर देखता है तो श्रेया की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन उसे देखते ही उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो आगे बढ़ती श्रेया के बाजू को पकड़ते हुए रोकता है और उसकी ओर बेहद गुस्से और नफरत से देखते हुए बोला, तुम। वैदिक गुस्से में अपनी लाल आंखों से श्रेया को घूरते हुए बोला। श्रेया जैसी थी वैसी ही वहाँ खून से सनी हुई थी खड़ी थी। वो रोते हुए वैदिक के शर्ट को पकड़ खींचते हुए बोली, रागी रागी। इस वक्त वैदिक और श्रेया की हालत एक जैसी थी। श्रेया पूरी तरह से मैसी लुक में बिखरी हुई थी। उसके बिखरे बाल खून से सने कपड़े और तेज रोने की वजह से उखड़ते उसकी सांसें उसे एक अजीब सा लुक दे रहा था। कैसे हुआ ये सब, कैसे रागी के साथ हुआ ये। वैदिक अपने दांत पिसते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। श्रेया जो अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, वो वैदिक के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ को सुन कांप उठती हैं। उसका रोना अचानक से शांत पड़ जाता है। वो सामने खड़े वैदिक को बिना पल के झपकाए देखती हैं। आसपास मौजूद लोग भी वैदिक के ऐसे चिल्लाने से डर चुके थे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्यूब्रो के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इस टाइम जिस कंडीशन में उसकी वजह में लगती हूँ तुम्हें। श्रेया अचानक से गुस्से में वैदिक के ऊपर चिल्ला उठती हैं। ऐसा नहीं था कि श्रेया एक डरी सहमी रहने वाली लड़की थी, नहीं, वो बस जल्दी अपना एंगर साइड लूज नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो एक बार गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल करती हैं तो उसके मुंह से ना जाने क्या क्या निकलता है। और इस वक्त जब श्रेया इतनी ज़्यादा कमज़ोर और टूटी हुई थी, उसमें वैदिक उस पर यह इल्ज़ाम लगा रहा था कि रागी अभी जिस हालत में है उसकी जिम्मेदार वो हैं। वैदिक जैसे ही कुछ बोलने को होता है, वहाँ डॉक्टर्स आते हुए बोले, मास्टर वी हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस वक्त क्वीन का ब्लड हाई लॉस हो रहा है। वैदिक श्रेया को छोड़ उन पर चिल्लाते हुए बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कहीं से भी ब्लड अरेंज करो, जहां से लाओ बस लेकर आओ। आज तक सबने आद्विक को इस रूप में देखा था, पर अभी वैदिक को ऐसे मौत का देवता बना देख सबकी रूह तक कांपने में डर रही थी। इधर आद्विक काफ़ी फास्टली कार ड्राइव कर रहा था। उसके अंदर इस वक्त एक साथ ना जाने कितनी सारी चीज़ें चल रही, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेसिवनेस, डर, घबराहट, बेचैनी और भी ना जाने कैसे कैसे फीलिंग्स आद्विक के अंदर उठ रहे थे। इन सब फीलिंग्स के बीच बस उसके माइंड में एक ही चीज़ घूम रही थी कि वो रागी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। कुछ ही देर में आद्विक की कार वैदिक के भेजे हुए हॉस्पिटल लोकेशन पर पहुंचती है। आद्विक बेचैनी से कार से निकल बाहर आता है और भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके पीछे आयांश था। एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड। आद्विक चिल्लाते हुए रागी का नाम ले रहा था जिससे वो उसे हमेशा बुलाया करता है। इस वक्त खुद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगकर स्टिकी हो चुका था। बाल पूरी तरह से माथे पर फैले हुए थे और गुस्से में गर्दन, फेस और हाथ की नसें तनी हुई थीं। आद्विक को ऐसे देख वैदिक उसके पास आता है। वैदिक की हालत और उसके कपड़ों को देख जैसे आद्विक की हार्ट बीट स्लो होने लगी थी। उसका दिल मानो काम सा रहा हो, सांसें रुक रुक कर उस तक पहुंच रही हों। वैदिक आद्विक और आयांश को बैड विलर के बारे में बताता है, लेकिन आद्विक को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस वैदिक के कपड़ों और हाथों पर लगे रागी के खून को देख रहा था।
आयांश ने श्रेया से पूछा, लेकिन श्रेया को भी कुछ पता नहीं था। उसने उसे बस इतना बताया कि रागी नीचे पानी के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे गई उसकी चीखने की आवाज़ आई और उसने बाद वैदिक ने जो कुछ उसे बताया वो हुआ। आद्विक चुपचाप वहीं पर वॉल से टेक लगाए खड़ा ज़मीन को घूर रहा था। उसका फेस एकदम इमोशनलेस डार्क था, आंखें बिल्कुल शांत तबाही के जैसी, शरीर पूरा भीगा हुआ। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है और डॉक्टर्स की टीम बाहर आती हैं। उन सब के फेस पर मास्क लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके फेस रिएक्शन काफ़ी अजीब थे। आद्विक के पास वही सीनियर डॉक्टर आते हुए बोला, काइंड सॉरी बट क्वीन के सिर पर इस वक्त इतनी गहरी चोट आई है कि हमने बोन मैरो ट्रांसफ़र किया तो शायद उनकी अब की जो बनाई हुई मेमोरीज हैं वो सब लॉस हो जाए, और अगर हमने अभी बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं किया तो शायद उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त उनकी कंडीशन ऑलमोस्ट डेथ तक पहुंच चुकी है। आद्विक उस डॉक्टर को बिना किसी इमोशन के घूरने लगता है। आद्विक बिना पल गवाए अपनी खतरनाक आवाज़ में दहाड़ते हुए बोला, आई वॉन्ट हर अलाइव, अदरवाइज इफ समथिंग हैपन्स टू हर योर डेड बॉडी विल बी फाउंड। आद्विक की आवाज़ में वार्निंग थी, जैसे वो उन्हें उनकी मौत के बारे में पहले याद दिला रहा हो। डॉक्टर्स के अंदर अब खुद ब खुद डर समा चुका था। वो डरते हुए बोला, ऑल राइट सर, वी विल श्योरली गिव आवर बेस्ट। डॉक्टर के ये बोलते ही आद्विक अपने दांत पिसते हुए बेरहम आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि अपना बेस्ट दो, मैंने ये कहा कि मेरी एंग्री बर्ड कल सुबह होने से पहले मुझे सेफ चाहिए, वरना गेट लॉस्ट। अचानक से आद्विक चिल्ला उठता है। आद्विक के ऐसे चिल्लाने से डॉक्टर्स जल्दी से वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर्स के जाते ही आद्विक वापस शांत खड़ा हो जाता है और अपने दांत पिसते हुए बस ऑपरेशन थिएटर के डोर को घूरता है। कुछ देर बेरहमी से डोर को घूरने के बाद आद्विक सीधा खड़ा होकर अपने कदम ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा देता है। उसे आगे जाता हुआ देख वैदिक, आयंश और श्रेया के फेक एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो क्या होगा आगे? आद्विक अपने पैंट पॉकेट के पॉकेट में हाथ डाल तनकर खड़ा एकटक अपने सामने बंद ओटी डोर को देख रहा था। वो जस्ट डोर के सामने खड़ा था और ओटी के अनविजिबल ग्लास डोर को घूरे जा रहा था। तिल तिल उसके फेस इमोशंस मरते जा रहे थे। उसकी आंखों में छा रहा वो डार्कनेस वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। ये दूसरी बार आद्विक को रागी को खोने का डर महसूस हो रहा था। उसके अदन छूटता एक अजीब सा एहसास उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। ये बिल्कुल वही फीलिंग थी जब आद्विक ने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस दिन वो पूरी तरह से मर चुका था। उसके अंदर जितने भी इमोशंस थे उस दिन एक एक कर खत्म होना शुरू हो चुके थे। और जब रागी ने उसे ब्रिज से धक्का दिया उस दिन उसके अदन के हर जज्बात, हर इमोशंस, हर फीलिंग्स हमेशा के लिए मर चुकी थीं। और उसके बाद हुआ था आद्विक आर्यन का जन्म, जिसने रागी के मिलते ही फिर से कहीं ना कहीं जीना शुरू कर दिया था। रागी की वजह से इमोशंस और फीलिंग्स को एक बार फिर अपने अंदर जिंदा होते हुए फील कर चुका था। रात के 8 बजे अब तक आद्विक यूं ही ओटी डोर के बाहर तनकर खड़ा था। बाकी वैदिक और श्रेया अब तक अपने उन्हीं खून से सने कपड़ों में एक जगह टिके खड़े थे। लगभग 10 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती वो डेंजरस रेड लाइट ऑफ होती हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम के साथ आई मेन सर्जन और डॉक्टर आगे होते हुए बाहर आती हैं। वो सभी अपना सिर झुकाए खड़े थे, सबकी आंखें नीची थीं। मेन सर्जन अपने ग्लव्स निकालते हुए बोली, किंग। आद्विक अपनी इमोशनलेस डेडली डार्क येलो लॉयन आइज से उस लेडी सर्जन को देखता है। बाकी सबकी नज़रें भी उन पर जम जाती हैं। वो लेडी सर्जन अपना मास्क रिमूव करते हुए अपनी पलकों के साथ सिर को झुकते हुए आद्विक के सामने खड़ी हो जाती हैं। और इसी के साथ एक तेज सन्नाटा पूरे हॉस्पिटल कॉरिडोर में पसर जाता है। 2.5 महीने बाद, आफ्टर 2 months 15 days, देहरादून, दलाई हिल्स, एक आदमी और उसके सामने बैठा दक्ष एकटक अपनी गुर्राती निगाहों से सामने सिर को झुकाए इंसान को घूरे जा रहा था। वही उस आदमी की निगाहें झुकी हुई, माथे पर डर से आया पसीना और कांपता शरीर बेहद घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसके ऐसे पोजीशन को देख साफ पता चल रहा था कि आखिर मसला क्या है। दक्ष अपने दोनों पैरों को अपने पैर पर चढ़ाए टेबल पर रख बैठा हुआ था। उसके हाथों में घूमता पेपर वेट बार बार उस शांत और सुनसान कॉटेज हाउस में शोर मचा रहा था। सामने बैठा आदमी अपने गले को तर करते हुए खुद से सोचते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, प्लीज़ कोई तो मुझे बचा लो प्लीज़। हाँ तो लगता है अब तुम्हारे इस दुनिया से सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं और ना ही अब तुम किसी काम के लगते हो, तो क्यों ना तुम्हें आराम दे दिया जाए। दक्ष काफ़ी कामली पेपर वेट को घुमाते हुए बोला। उसकी हर एक मूवमेंट शांत और सिंपल थी। उस आदमी को कुछ ना बोलता देख दक्ष अपने हाथों में पकड़े उस पेपर वेट को अपनी मुट्ठियों में कस सामने की ओर तेजी से फेंकता है। दक्ष के इस एक्शन से सामने बैठा वो आदमी काफ़ी तेजी से झुककर नीचे आता है, जिससे दक्ष के जरिए फेंका गया पेपर वेट सीधा उसके सामने से होते हुए पीछे कॉटेज वॉल से जा टकराती हैं। सॉरी देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं सच सच बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मारना मत वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। वो आदमी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला।
उस आदमी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख पीछे से आता अधिक मेहता बोला, क्यों, क्या तुमने अपने बच्चों को छोटे सरकार के बदौलत पैदा किया था, या तुम्हारी बीवी? पहले अपनी नाकामयाबी के बाद मिलने वाली सज़ा को याद करना ज़्यादा अच्छा होता है। क्या पता जो ज़ुबान इस वक्त चल रही हैं वो कुछ देर बाद चलने तो क्या हिलने तक की काबिल ना बचे। दक्ष की ये गुर्राती तेज़ आवाज़ गुजती है। दक्ष की ये बात सुन अधिक मेहता का रूह कांप उठता है। वो अपने सूखते होठों पर जीभ फेरते हुए खुद से बोला, इन्हें कैसे पता चला? विजाग, आंध्र प्रदेश। 2.5 महीने हो चुके थे लेकिन अभी भी उस गुफा में वो लड़की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। उसकी हालात पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थीं। जहाँ पहले उसके छोटे छोटे बाल बिखरा करते थे वहीं अब उसके लंबे बाल उसे एक तरह से अजीब लुक दे रहे थे जो हद से ज़्यादा डरावना था। ऊपर से उसके काले कपड़े जो पहले ही गंदे पड़ चुके थे। लेकिन उस गुफा को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह से गंदा है। वो बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन था। हर तरफ जलती मशाल और उससे आती खुशबू फैली हुई थी। जंजीर से जकड़ी वो लड़की शांति से बैठी हुई हल्की हल्की हिल रही थी। तभी उसके ऊपर किसी की परछाई पड़ने लगती है। जैसे ही वो परछाई उस लड़की पर पड़ती है वो हिलना बंद कर अपनी गर्दन को, जो कि पहले से झुका हुआ था, उसे वैसे ही झुकाए हुए टेढ़ा कर ऊपर देखते हुए सामने देखती हैं। अभी भी उस लड़की फेस उसके काले लंबे बालों से ढका हुआ था। बस हल्की हल्की आंखें नजर आ रही थीं। और कब तक यहाँ कैद रखोगी? देखो, अगर मेरे डेविल को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा तुम्हें। जंजीर से जकड़ी लड़की अपने दांत पिसते हुए सामने खड़ी लड़की से कहती हैं, जिसे सुनकर वो लड़की अपने पीछे से एक चाबुक निकालते हुए उसे अपने हाथों में लपेटते हुए उस जंजीर से जकड़ी उस लड़की को देखती है। वही वो लड़की उस लड़की को ऐसे चाबुक को कसता हुआ देख एक टेढ़ी स्माइल करने लगती है, जिसे देखते ही उसके सामने खड़ी लड़की हंसने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी हंसी पूरे गुफा में गूंजने लगती हैं। अचानक से एक तेज चाबुक चलने की आवाज़ गूंजती है, जिसके साथ उस लड़की की हंसी एकदम से शांत पड़ जाता है। बैड विलर, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो और आप सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं। पर क्या सच में आपको कुछ नहीं पता क्या हुआ है कहानी में? अपने अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। वैदिक और श्रेया इन 1.5 महीनों में पास होकर भी दूर थे, सामने होकर भी दोनों कभी एक दूसरे को नजरें उठाकर नहीं देखते थे। श्रेया को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि रागी के साथ जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसका जिम्मेदार बिना सोचे समझे वैदिक ने उस पर लगा दिया था, जबकि उसने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये उसने देखा भी था या नहीं। लेकिन वैदिक ने वो सब ना पूछकर सीधा सीधा उस पर ब्लेम लगाया कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती थी, उसने ही रागी के साथ कुछ किया था। श्रेया पहले की वैदिक से मूव ऑन कर चुकी थी। उसने पहले ही वैदिक पर कोई भी रिएक्शन दिखाना बंद कर दिया था। उसने कई बार जॉब भी छोड़ने की कोशिश की थी, पर आद्विक ने उसे साफ शब्दों ने धमकी देकर रोक लिया था। इस वक्त श्रेया अपने रूम में थी, क्योंकि अभी अभी आद्विक डॉक्टर से मीटिंग कर बाहर गया था। वैदिक भी इंडिया में नहीं था, कल रात ही उसे आउट ऑफ इंडिया यानी कि शिकागो गया था। हालांकि जाना आयांश को था, लेकिन आयांश ने काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद वैदिक को मना कर भेज दिया था, क्योंकि वहाँ होने वाली मीटिंग्स और डील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इन प्रोजेक्ट्स के पीछे आद्विक ने बहुत मेहनत की थी। इसने 4 महीने का प्रोजेक्ट बस 20 दिन में तैयार किया था, इसलिए आयांश भी नहीं चाहता था कि वो आद्विक के हाथों फिर से वही पुराने तरीके से टॉर्चर होकर सजा पाए। और फिर यहाँ कुछ महीनों से वैदिक, जो अपना दिमागी बैलेंस खो चुका था, उसे रिलैक्स करने के लिए आयांश को ये बहाना मिल गया था। ब्लैक कलर की बुकती रोल्स रॉयस आकर एक बेहद एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस मॉल के बाहर आकर रुकती हैं। डेविल प्लीज़ आप इधर से लोगों को मत भगाना और अच्छी सी स्माइल करते रहना, ओके, वरना सब लोग आपके इतने डरावने फेस को देखकर डर जाएंगे। तो प्लीज़ आप स्माइल करते रहना, स्माइल ना आए तो मॉल में कहीं भी मिरर में अपना फेस देख लेना, पक्का आपको स्माइल क्या हंसी आ जाएगी, इसलिए बस स्माइल करते रहना आप, ओके ना। रागी चर्पिंग करते हुए एक काफ़ी प्रिटी स्माइल के साथ आद्विक को देखते हुए बोली। आद्विक उसे रूडली अपनी येलो लॉयन आई से घूरते हुए बेहद सर्द आवाज़ में बोला, शट अप एंग्री बर्ड और चुपचाप चलो, मैं ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम नहीं करने वाला, और दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, आई डोंट केयर अंडरस्टैंड। आद्विक रागी को बेहद खतरनाक अंदाज में घूरते हुए उससे पूछता है, लेकिन रागी उसके ऐसे देखने से मुंह फूला के लटकाए हुए बोली, खड़ूस डेविल किंग। आद्विक बाहर आता है और रागी के साइड का डोर ओपन कर उसके हाथ को पकड़ उसकी पतली सॉफ्ट उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए मॉल के अंदर जाने लगता है। रागी का मुंह पूरी तरह से बना हुआ था। रागी मुंह बनाते हुए आद्विक के पीछे पीछे चल रही थी। वो जाते हुए अपनी नज़रें आसपास घुमाती है तो चारों तरफ हमेशा नॉर्मल डेज की तरह शॉपिंग करने में बिजी थे। उन सभी लोगों को देख रागी के बिगड़े हुए फेस पर काफ़ी डीप लाइट स्माइल आ खिलती हैं। वो स्माइल करते हुए उछल आद्विक के राइट हैंड को, जो कि उसके हाथ को पकड़े हुए था, उसे हककर बोली, वाह, सच में आपने लोगों को नहीं भगाया है। आद्विक रागी को शॉपिंग से ज़्यादा लोगों को देखकर खुश होते हुए देख गुस्से में घूमते हुए बोला,
वापस चलो, तुम बिल्कुल भी आज़ादी के लायक नहीं हो। क्यों, मैंने क्या किया? और रुको आप, मैं नहीं जाऊंगी अब। रागी जल्दी से तुनकते हुए आद्विक के हाथ को पकड़ खींचते हुए उसे रोकने की कोशिश कर बोली। आद्विक उसके ऐसे करने से उसे घूर के देखता है तो रागी भी मुंह फुलाकर अपनी आंखें गुर्राते हुए कर पूछती हैं, क्या तुम सच में हद से ज़्यादा ढीठ हो चुकी हो, समझी तुम? आद्विक अपने दांत पिसते हुए रागी को घूरते हुए बोला। रागी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, पर मैंने ऐसा क्या किया? आप खुद तो ऐसा काम करते हो जिससे मैं कुछ बोलती हूँ तो बस आपको मेरे ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाता है। जो करते हो आप करते हो, मैं शरीफ हूँ। रागी के ये बोलने पर आद्विक रागी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ वापस कार की ओर ले जाने लगता है। उसे ऐसे ले जाते देख रागी उसे रोकते हुए बोली, आ डेविल, अच्छा ठीक है ना, अब मैं आपको ही देखूंगी, दूसरा किसी को न देखूंगी, पक्का प्रॉमिस। ये बोल रागी चलते हुए आद्विक के सामने आ खड़ी होती हैं और अपनी आंसुओं से भरा आए आंखों से आद्विक को देखने लगती हैं। आद्विक उसे ऐसे फिर से छोटी सी बात पर रोता हुआ देख इरिटेट हो जाता है। वो चिढ़ते हुए बोला, डिस्कास्टिंग, सीरियसली बेवकूफ़ लड़की है। रागी आद्विक की बात सुनती हैं, जिसे सुनकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए वो आद्विक को घूरते हुए मन ही मन बोली, बेवकूफ़ कहा ना, कोई बात नहीं विला, चलो आप फिर आपको बताती हूँ, बड़े आए बेवकूफ़ कहने वाले खुद को क्या 30 मार खान समझे बैठे डेविल। आद्विक रागी की आंखों में आंसू देख इरिटेटिंग साउंड करते हुए बोला, ये आंसू साफ करो और चलो चुपचाप, और खबरदार जो तुमने अपनी नज़रें भी किसी पर उठाई तो। आद्विक को ऐसे देख रागी जल्दी से आंसू साफ कर इसके हाथ को साइड से पकड़ हक करते हुए बोली, प्रॉमिस। आद्विक उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता और फिर उसका हाथ पकड़े पूरे रौब से तनते हुए मॉल के अंदर चला जाता है। रागी जैसे ही आद्विक के साथ अंदर आती हैं, उसकी नज़रें चारों तरफ मॉल को स्कैन करने लगती हैं। उसके होठों पर खुद ब खूब प्यारी सी स्माइल आ जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता कि कब पर इस स्माइल को लिए रागी चारों तरफ देखती हैं। ये मॉल सच में काफ़ी बड़ा और लग्जूरियस था। वहाँ की चीज़ों से लेकर लोगों तक सब हाई क्लास का लग रहा था। यहाँ एक से बढ़कर एक वीआईपी लोग अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हुए थे। कुछ लोगों को मीटिंग्स थी तो कुछ के अलग काम। रागी पहली बार इस मॉल में आई थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए वो चुपचाप आद्विक का हाथ पकड़े उसके साथ चल रही थी। आद्विक लिफ्ट साइड आते हुए लिफ्ट में आता है और सीधा वहाँ से 8th फ्लोर का बटन प्रेस कर लाइफ के बंद होने का वेट करता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट बंद होता है, आद्विक रागी को घुमाकर अपने करीब करते हुए उसे लाइफ वॉल से सटाते हुए उसके ऊपर झुक सीधा किसी वार्निंग के उसके होठों पर अपने होठ रख उसे ब्लॉक कर देता है। रागी हैरान परेशान आद्विक के इस एक्शन से फ्रीज खड़ी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए देखने लगती हैं। वही आद्विक की आंखें बंद थीं और इसके होठ रागी के होठों पर काफ़ी पेशनेटली दबाव बना रहे थे। आद्विक रागी को पूरी शिद्दत से किस करते हुए उसके कमर में हाथ डाल उसके अपने काफ़ी करीब खींचते हुए उसकी कमर को सहला रहा था। आद्विक के ऐसे सहलाने से रागी के हाथ अपने आप आद्विक के सीने से होते हुए उसके शोल्डर्स को सहलाते हुए उसके बालों में आ उलझते हैं। रागी आद्विक के टच और उसके लिप्स किस को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर उंगलियों को आद्विक के बालों में फेरने लगती हैं और ऐसे ही उसे अपने पास करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से बीप की साउंड होना शुरू होती है, जो एक बार होती है तो आद्विक कसकर रागी को अपने अंदर जकड़ता है और उसके कुछ सेकंड बाद ही दूसरी बार बीप होती है तो आद्विक एक गहरी डीप ब्रेथ खींचते हुए अपने अंदर भरता है। तीसरी बीप होने से पहले ही आद्विक रागी से अलग होते हुए उसे देख डीप ब्रेथ लेते हुए उसे देखता है और फिर खुद से ही उसके बालों और लिप्स को सहलाने हुए देखता है। रागी आद्विक को ही गहरी गहरी सांसें लेते हुए देख रही थी। तभी एक आवाज़ के साथ लाइफ का डोर ओपन होता है। आद्विक रागी का हाथ पकड़े लिफ्ट से बाहर आता है। आद्विक रागी के साथ 8th फ्लोर पर आता है। वो वहाँ के मैनेजर को ऑर्डर देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसे सुनकर वो मैनेजर वहाँ से निकल जाने लगता है। कुछ ही देर में रागी कुछ स्टाफ गर्ल्स से कुछ दूरी पर खड़ी अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। रागी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके साथ ऐसा हो रहा था कि अगर उसे किसी का डिज़ाइन पसंद आता तो कलर नहीं और कलर पसंद आता तो डिज़ाइन नहीं। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी समाप्त होती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? FM ऑडियो जोन की तरफ से कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का अगला चैप्टर लेकर हम बहुत जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने